गुड मॉर्निंग अमन, जोबन, हैरी, जयदीप। बाकी बाकी बच्चों को भी बोल दो बेटा, दे कैन स्टार्ट ज्वाइनिंग राइट नाउ। हेलो श्रुति, मुस्कान, मोहित, जगजीत। बाकी बच्चों को भी बोल दो बेटा, जल्दी करो, जल्दी ग्रुप में लिंक शेयर कर दो। हेलो प्रथम, हेलो नेहा, हेलो शिवानी, मंजोत, हेलो पाहुल। बेटा कर दे शुरू फिर, अब जो ज्वाइन होते रहेंगे क्योंकि आज आपकी दूसरी क्लास भी है 11 बजे, है ना। पाहुल हेलो, मैं बढ़िया हूँ बेटा, आप सुनाओ, सारे ठीक ठाक हो? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। कल हमने बेसिक सा काम इसके बारे में स्टार्ट किया था, फोर्सेस के बारे में पढ़ने के लिए, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि भाई व्हाट इज डिस्टेंस, व्हाट आर डायमेंशनल मोशंस, ठीक है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी होती है। कोई बात नहीं मुस्कान, कोई बात नहीं बेटा, कोई भी ऐसी इशू हो को यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी, ओके। ऐसा दिमाग में मत लेना कभी बात को, ठीक है। ओके, सो वी हैव डन अप टिल हियर, ओके। कि ये हमने सारे डिस्कस कर लिए थे। ओके ओके ओके, पल्लवी सेइंग कि सर एक्सेलरेशन वाला दोबारा रिपीट कर दो, मैं सारा का एक लिस्ट बना देता हूँ आपको बेटा, ताकि आपको इजी रहे। तो हमने कल डिफरेंशिएशन की थी, डिवाइड किया था टॉपिक्स को। जैसे कि हम अगर एक तरफ स्केलर क्वांटिटी लिखते हैं, स्केलर क्वांटिटीज, सॉरी, एक तरफ अगर हम स्केलर क्वांटिटीज लिखते हैं, सॉरी, स्केलर क्वांटिटीज और एक तरफ हम लिखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को बताओ, स्केलर में डिस्टेंस आएगा कि डिस्प्लेसमेंट आएगा? तो डिस्टेंस इज इन अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके कंपैरेटिवली वेक्टर क्वांटिटी क्या है बताओ? डिस्प्लेसमेंट, डन, ठीक है। फिर अगर ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? स्पीड, ठीक है जी, सॉरी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है हमारे पास स्पीड, ना। और इधर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। फिर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम क्या होता है? एक्सेलरेशन, ओके। सो दिस वाज यस्टरडे, हम ये पढ़ के आए थे सारा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में यही डिफरेंशिएशन की थी हमने, कि अगर मैं स्पीड, और हमने कई केसेस देखे थे कि स्पीड जहां पे इक्वल टू नहीं होती है, किसके इक्वल टू नहीं होती है? इसके, वेलोसिटी के इक्वल टू नहीं होती है, ठीक है। ये कल हम बहुत सारे केसेस पढ़ के आए थे, याद है जब मैंने बोला था राउंड अबाउट पे अगर हम हर एक एंगल पे क्या कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इसलिए वहां पे क्या हो रही है? डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो अगर मैं वो मोड़ काट रहा हूँ 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बट मेरे को हर एंगल पे वहां पे क्या चेंज हो रहा है? मेरा डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, मेरी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रही है, ठीक है ना। हेलो जसप्रीत, हरसिमरन, बहुत अच्छा ना है हरसिमरन का, ओके। तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है हर एंगल पे, इसलिए उसकी हम क्या बोलते हैं, क्या चेंज हो रही है? उसकी
वेलोसिटी हर एंगल पे चेंज हो रही है एंड दिस वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू इट्स स्पीड। ये बहुत बड़ी बात है, ये समय लग गई थी ना, कल हमने पढ़ा था। हेलो तनु, आकांक्षा, है ना? दिस वाज व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज एक्सेलरेशन, हाउ कैन वी डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मैं 25 की स्पीड पे जा ही जा रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं जलंधर से अमृतसर जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से मुंबई जा रहा हूँ और मैं 25 की स्पीड पे चल रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक बार भी डिस्टेंस के लिए मैंने कहीं पे रुका नहीं हूँ, कहीं पे मैंने ब्रेक नहीं लगाई, कहीं पे मैंने एक्सेलरेशन नहीं दी। तो व्हाट इज माय नेट ओवरऑल एक्सेलरेशन? जीरो। ठीक है, मैंने कभी भी स्पीड नहीं बढ़ाई, मैंने 25 की स्पीड रखा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के अगर साथ मैं चलता हूं या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता हूं तो मेरी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी? जीरो। एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। व्हाट इज दैट? इसका मतलब क्या है? रेट जहां पे आया था मतलब डिवाइडेड बाय टाइम करना होता है उसको, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब 1 मिनट में या 1 सेकंड में आपने कितनी रेस को, कितनी स्पीड बढ़ाई, उसकी कितनी वेलोसिटी को चेंज किया। ओके, तो दैट वी कॉल एक्सेलरेशन। ये समझ लग गया बेटा? चलिए आगे, और कोई क्वेश्चन? यस, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, ठीक है ना। इसी तरह जैसे कि आप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या करते हो? इनिशियल फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो दैट इज योर डिस्प्लेस डिवाइडेड बाय टाइम इज योर वेलोसिटी। उसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन को करते हो तो एक्सेलरेशन को कैसे करते हो? फाइनल वेलोसिटी जहां पे रुकने के बाद आपकी जो वेलोसिटी थी, चलने के बाद आपकी जो वेलोसिटी थी, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टी। ओके, तो दिस इज योर एक्सेलरेशन। डन। एक्सेलरेशन और तरह की भी आती है जिसको हम बोलेंगे ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आप जी का भी ना देते हो, छोटा जी का, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या मतलब है? अगर मैं जहाज से एक बार हवाई जहाज से एक बॉल बाहर फेंक रहा हूं, ठीक है, नीचे को फेंक रहा हूं, तो वो धरती की तरफ आकर्षित जाएगी, नीचे जाएगी ना, गिरेगी, नीचे को गिरेगी, वो धरती की तरफ आकर्षित होएगी। उस आकर्षण के कारण जितनी स्पीड बढ़ रही है उसकी हर सेकंड, ठीक है, वी कॉल दैट एज एक्सेलरेशन, वी कॉल दैट एज एक्सेलरेशन, ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये कहां लगती है? ये वाले जी का फॉर्मूला कहां लगता है? जब भी हम फ्री फॉल का बात करेंगे, जब भी हम फ्री फॉल की बात करेंगे, फ्री फॉल, ठीक है। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है? जब भी मैं सीधा गिर रहा हूं नीचे को या नीचे से बॉल ऊपर करूंगा, आपने देखा होगा जब आप कैच करते हो बॉल को क्रिकेट में, ठीक है ना, तो ऊपर से नीचे आती है। कई जो थ्रो मारते हैं तो ना, जित कई बहुत ऊपर थ्रो मारते हैं, ठीक है ना, तो जितना ऊपर जाता है कि वो नीचे आता है उसी तरह से, उसी स्पीड से नीचे आता है, ठीक है, उसी एक्सेलरेशन से नीचे आता है। तो ये सारी यहाँ पे कौन सी ग्रेविटी लग रही है, सॉरी यहाँ पे कौन सी एक्सेलरेशन लगेगी? जी वाली एक्सेलरेशन लगेगी। जब मैंने बोला कि एक बॉल को दूसरी बॉल ने टकराया या एक वाहिकल को दूसरे वाहिकल्स ने टक्कर मारी, तो यहाँ पे कौन सी ग्रेविटी लगेगी? यहाँ पे ग्रेविटी कोई नहीं लग रही, यहाँ पे एक्सेलरेशन लगेगी, ठीक है ना। तो ये लीनियर मोशन और फ्री फॉलिंग मोशन में, वर्टिकल मोशन में डिफरेंस होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ। चले आगे बेटा। और वेरिएशन भी बहुत होती है, ये मैं आपको अभी कराता हूं थोड़ी देर में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण क्या वेरिएशन आती है। चले आगे पहला, तो थोड़ा सा पहले हम न्यूटन्स के लॉ भी पढ़ लेते हैं ताकि आपको इजी रहे इसको आगे करना। तो लेट मी शो यू, एक मिनट। तो लेट अस स्टार्ट। सो वी हैव डन अप टिल, एक मिनट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो फ्री फॉलिंग का करेंगे बेटा अभी कंसेप्ट। ये देखो मैं थोड़ा सा कराया भी था फ्री फॉलिंग का, लेट मी टेल यू। तो जैसे ये वाला मोशन है, तो ये गेंद जो है ये नीचे को गिर रही है, ठीक है ना।
वैसे अगर ये ए बॉल ड्रॉपिंग फ्रॉम द रूफ ऑफ ए टॉल बिल्डिंग ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट इज ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है जी। तो अगर ये जो बॉल ऊपर से नीचे को गिर रही है, ये पहले सेकंड में इतनी स्पीड से नीचे गिरती है, इतना डिस्टेंस कवर करती है, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो ये सेकंड का इंटरवल तो इक्वल है ना, एक एक सेकंड के इंटरवल के बाद है, लेकिन उतना डिस्टेंस वो रेगुलरली चेंज हो रहा है उसके साथ में डिस्टेंस, तो इसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये हम कल ही पढ़ के आए थे। ओके, सो वी हैव डन टिल यस हियर न्यूटन्स के लॉ। लेट्स स्टार्ट हियर फोर्सेस एंड द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, ये आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, फोर्स एंड द लॉ ऑफ मोशन। ठीक है जी। तो जैसे पहले हम डिफाइन कर ले कि फोर्स किसको कहते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज फर्स्ट लॉ, व्हाट इज सेकंड लॉ, व्हाट इज थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और इनकी एप्लीकेशंस कहाँ हम देखने को मिलती है। ठीक है, यूट्यूब वालों ज्वाइन कर लिया? दैट्स वेरी गुड। रवीना, गुड्डी, वीना, मनीषा, सब ठीक ठाक हो बेटा? चल रहा है अच्छे से? दिक्कत तो कोई नहीं ना? सुप्रभात गुरु जी। अच्छा विक्टर, क्या बात है भाई, वेरी गुड। चलो, लखबीर, राजबीर, राजदीप, ओके, वेरी गुड बेटा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अज्यूम कि किसी भी चीज को पुश या पुल करते हैं हम, तो वी कॉल दैट एज फोर्स, वहां पे हमें लगानी पड़ती है इन एनी केस। ठीक है ना, पुश करना और पुल खींचना। ठीक है ना, पुश और पुल फोर्सेस को हम बोलते हैं पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज बेसिकली अ फोर्स। ये फोर्स कितने तरह की हो सकती है? ये एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकती है जो आप लगा रहे हो, ये एक यहाँ पे जो इसको रेजिस्टेंस फोर्स कर रही है जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, वो है फ्रिक्शनल फोर्स जो धरती के कारण आ रही है। इसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, इसके नीचे को भी फोर्स लग रही है। और फिजिक्स में यही होता है बेटा, हर एक चीज के मोशन को ना डिस्क्राइब किया जाता है कि इसमें कौन सी फोर्स लग रही है। और यहाँ पे अभी आपको सिर्फ एक ही फोर्स लगती दिखाई दे रही होगी इस तरफ को, पर फिजिक्स में अगर आप एक फिजिसिस्ट से पूछोगे कि एक फिजिसिस्ट से पूछोगे क्या कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस तरफ को, वो बोलेगा भाई जी इसमें 4 फोर्सेस लग रही हैं। ठीक है, और अगर ये मूव नहीं हो रहा ब्लॉक, तो हम उसको बोलेंगे कि दीज आर बैलेंस्ड फोर्सेस। अगर आप मूव कर रहे हो तो देर आर इनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, अनबैलेंस, सॉरी नॉट इनबैलेंस, अनबैलेंस फोर्सेस। ठीक है, तो ये हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं व्हाट आर बैलेंस्ड एंड व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। अभी के लिए बस इतना याद करो कि कोई भी पुश या पुल फोर्स होती है तो हम उसको बोलते हैं कि क्या एक जर्नल डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स इज फोर्स। यस संकेत, फ्रिक्शनल भी फोर्स होती है, अभी बताया। ठीक है, ओके। तो जैसे ये अभी नीचे जो वेट लिफ्टर नीचे को अगर पकड़ के बैठा है, तो ये क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। ठीक है ना, जब ये ऊपर उठा लेता है वेट ऐसे करके, अब ये इसको पुश कर, तो दोनों फोर्सेस में होता है पुश एंड पुल फोर्सेस। ठीक है ना, तो दोनों जगह ये फोर्सेस लग रही है। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी आएगी बेटा, बहुत सारी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस भी होती हैं, बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। तो ये बहुत बड़ा ही एग्जांपल है। ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, फिर एटॉमिक फोर्सेस भी होती हैं बहुत सारी। कोई बात नहीं बेटा शिवानी, नो इश्यूज, कुछ खास मिस नहीं किया आपने। So let us first discuss what is the character या what are the effects of forces. A force cannot be seen, ये आपको अपने दिमाग में बनाना पड़ता है। यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये आपको दिख नहीं रहा। ठीक है ना, देर इज नॉट विजिबल फोर्स, बट अगर आप इसके मसल्स देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो सिकुड़ रहे हैं, वो जकड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो इससे आपको पता चलेगा कि देर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज एक्टिंग। ठीक है ना, आइदर ए पुश फोर्स और आइदर ए पुल फोर्स। ठीक है, so a force can be judged only by the effects which it produces by in various bodies around us. तो क्या प्रोड्यूस करती है ये मोशन को? एक स्टेशनरी बॉडी को, स्टेशनरी की मतलब स्थिर बॉडी को, अगर एक बॉल पड़ी है यहाँ पे, एक ग्रेन, एक यहाँ पे ग्राउंड पे, तो अगर मैं उसको किक मार रहा हूं तो वो पहले क्या थी? स्टेशनरी थी। उसके बाद मैंने फोर्स लगाई उसके ऊपर। अरविंद क्या हुआ बेटा, स्लाइड नहीं आ रही? देखो ध्यान से, शुड आई रिफ्रेश? ओके ठीक। तो अगर एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अगर मैं उसको या फुटबॉल को किक मार रहा हूं, जो पहले खड़ा हुआ था, पहले वहां पे बैठा, मतलब पहले वहां पे सिंपल पड़ा हुआ था वो,
तो वो क्या है कि एक फ़ोर्स के कारण उसको स्टेशनरी से मूवमेंट में आ जाता है सॉरी मूवमेंट में आता है ऑब्जेक्ट, डन? उसी तरह से एक बॉल को रोकने में जब आप क्रिकेट में देखते हो एक चौके या छक्के को रोकने के लिए ट्राई करता है वो अपने मतलब उसको रोकने की ट्राई करता है, तो वी कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो तो उसके लिए भी आपको फोर्स ही लगानी पड़ेगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है? ये समझ लग रहा है बेटा? तो ये सारी चीजें होती हैं, ये चेंज भी कर सकता है स्पीड को, ये डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और फोर्स कैन आल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये समझ लगी आपको लास्ट वाला? कैसे मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अपने को आपको एग्जांपल दी थी कि जैसे एक स्थिर बॉडी है, एक स्थिर फुटबॉल पड़ा हुआ है, अगर आप उसको किक करते हो, तो वो किक करने से आप किक करते हो, गोल की तरफ किक करते हो, तो वो रुक के उसकी जब इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है? दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन कितनी जोर से आपने किक लगाई है, ठीक है ना? तो आपने एक स्टेशनरी बॉडी को मूवमेंट में लाया, उस तरफ खड़ा क्या है? दूसरी तरफ गोलकीपर खड़ा है। वो उसी तेजी से आ रही बॉल को पकड़ लेता है, तो स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट आल्सो, ठीक है ना? तो उसके लिए आपको एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है? अगर वो फोर्स नहीं लगाओगे तो बॉल विल क्रॉस यू, ठीक है ना? और आगे देखो फिर उसके बाद आता है इट आल्सो हेल्प्स इन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कई बार देखा होता है जब एक फुटबॉलर भाग रहा होता है, तो वो जैसे एक दूसरे को चकमा देने के लिए दूसरे प्रतिद्वंदी को चकमा देने के लिए वो स्पीड ऑफ द बॉल को कम या ज्यादा कर देता है, एकदम से भागना शुरू कर देता है या पीछे दूसरा पास कर देता है। तो यू कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी बाय यूजिंग ए फोर्स, डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड, ठीक है जी। एंड शेप एंड साइज कैसे चेंज कर सकते हो? आप सबने देखा होगा रबड़ की बॉल भी आती होती रही थी पहले हमारे पास, जो हम क्रिकेट खेलते होते थे, है ना? तो उसको अब रबर कॉक बोलते थे, हम उसको रबर कॉक। देखा कभी? तो हम उसको प्रेस कर देते थे, कई बार वो उसको इतना खेल लेते थे, उसकी एक तरफ को मोटी सी हो जाती थी, दूसरे तरफ को पतली हो जाती थी। इतना खेल लेते थे उसके उसके साथ। तो ये शेप एंड साइज के कारण भी इसको डिफरेंस हम क्योंकि खेलते रहे हम वी आर ऑलवेज अप्लाइंग फोर्स विद द बैट, ठीक है ना? उस बॉल को हमने खेल-खेल के तोड़ देते थे उस बॉल को। दूसरी बात, आप सबने बैलून देखा होगा, ठीक है? बैलून को जब आप ऐसे भरे हुए बैलून को, ठीक है, गुब्बारे को जब आप ऐसे करके अंदर को प्रेस करते हो, तो वो क्या होता है, हर जगह से वो चेंज होना शुरू हो जाता है ना, उसकी डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता है। वेरी गुड जयदीप। तो वो डिफ़ॉर्म होना शुरू हो जाता है ना, तो उसको उसको हम बोलते हैं फ़ोर्स। वेरी गुड। स्ट्रेस, यस स्ट्रेस ही उसको बोलते हैं बेटा। वेरी गुड हरसिमरन। ओके, चलें आगे? ओके। सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। क्या क्या करती है फोर्सेस, क्या क्या करती है हमारे पास? लेट अस मूव अनदर टर्म दैट इज इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। अगर मैं ये दो बॉल्स हैं, एक 5 kg की बॉल है और एक मेरे पास है 100 ग्राम की बॉल, टेनिस की बॉल जो होती है, ठीक है? पहले मेरे को बताओ कि कौन सी थ्रो इजी कर लेगी, मैं इजी कर सकता हूँ, इसको या इसको? इसको ही करूंगा ना, छोटे वेट वाले को इजीली थ्रो कर सकता हूँ। ओके, बट अगर मैं दोनों को साथ में एक ही 5 न्यूटन फोर्स लगा के भेजूं, 5 न्यूटन फोर्स मैंने दोनों को तरफ लगाई है, सॉरी, दोनों एक ही ऑब्जेक्ट को 5 न्यूटन फोर्स लगाई है, दोनों को, सॉरी, यहाँ 5 न्यूटन नीचे, 5 न्यूटन ऊपर, ठीक है? तो अब मेरे को बताओ पहले, कोई बात नहीं ओमकार बेटा, कोई बात नहीं। तो पहले कौन सा पहुंचेगी, पहले कौन सा रुकेगी बॉल? क्यों? दोनों की तरफ 5 न्यूटन है बेटा। आगे हैवी वाली बॉल पहले रुक जाएगी या स्मॉल वाली बॉल पहले रुकेगी? बताओ और अपना रीजन बताओ क्यों। हैवी वाली पहले रुकेगी, ठीक है? तो हैवी वाली पहले बैठे अगर स्टार्ट होएगी तो ये बड़े आराम आराम से स्टार्ट होएगी, ठीक है ना? ये डिफिकल्ट टू स्टार्ट होती है, बाद में डिफिकल्ट टू स्टॉप होती है, ठीक है? तो ये क्यों होता है? दिस इज ड्यू टू इनर्शिया। और इनर्शिया किसके कारण होता है? ड्यू टू मास के कारण। आपने बहुत बार एग्जांपल देखी होगी या सुना होगा कि बहुत बड़े ट्रक के पीछे लिखा होता है कि आप
2 फीट की या 4 फीट की या 10 फीट की, 10 मीटर की दूरी बनाए रखें, ठीक है ना। ट्रकों के पीछे लिखा होता है। ऐसा क्यों लिखा होता है बेटा? क्योंकि अगर एक ट्रक ब्रेक मारेगा तो वो जल्दी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा है, उसका इनर्शिया ज्यादा बेटा, ठीक है। और अगर आप एक कार पे जा रहे हो तो आप बहुत जल्दी, यस यस यस, तो वो बहुत जल्दी आप रोक लोगे उसको, क्योंकि कार को आपने देखा होगा, जैसे ही आजकल तो डिस्क ब्रेक्स आ गई है हमारे पास, है ना। तो डिस्क ब्रेक में जैसे ही आप मारते हो, विद इन मीटर्स, 1 या 2 मीटर में आपकी गाड़ी खड़ जाती है उसी टाइम, ठीक है ना। इतनी अच्छी आपके पास वो आ गई है, ठीक है ना, ब्रेक्स आ गई हैं। यस, ट्रक का मास ज्यादा होता है। यस, हाइड्रोलिक्स ब्रेक आ गया। और हाइड्रोलिक्स ब्रेक के ऊपर किसका प्रिंसिपल लगता है बताओ? खुश कर देना मेरे को। पास्कल्स प्रिंसिपल, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो पास्कल्स प्रिंसिपल जो लग रहा है वो दोनों पे लग रहा है, बट क्योंकि मोमेंटम किसका ज्यादा है या किसका इनर्शिया ज्यादा है, किसका मास ज्यादा है, ट्रक का मास ज्यादा है, इसीलिए उसको रुकने के लिए ज्यादा टाइम चाहिए हो, ठीक है जी। ओके। बट अगर मैं कार की बात करूं, क्योंकि उसका मास कंपैरेटिवली बहुत कम है एज कंपेयर टू ट्रक, तो वो आराम से रुक जाता है। इसीलिए ट्रेन को रुकने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम रुकता है। यस अरविंद, इसीलिए लगता है क्योंकि उसका मास ओवरऑल बहुत बड़ा भारी होता है वो। ट्रेन बहुत ज्यादा लोगों को लेके जा रही होती है, कम से कम 1,000 से 2,000 बंदे उसमें सवार ही होते हैं, बाकी उनका सामान हो गया, बाकी ट्रेन का अपना वेट हो गया, तो बहुत हैवी होता है ट्रेन। तो जैसे ट्रेन धीरे धीरे रुकनी है तो उसको बहुत पहले, अगर 1 किलोमीटर बाद रुकना है तो उसको 1 किलोमीटर पहले ही ब्रेक लगानी पड़ती है, तब वो धीरे धीरे करके रुकती है। हाँ जी, लंबी भी होती है, वेरी गुड। हाँ, तभी मैं बोला ना, काफी टाइम पहले ही उनको ब्रेक लगानी पड़ती। तो ये हम बोलेंगे, इसको आगे जाके भी पढ़ेंगे, इसका नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब इसको ऐसे समझो, मास के साथ रिलेशन होता है किसका, कि कितना वो भारी उसका मोमेंटम होगा, सीधी सी बात। ओके, आगे जाके हम इसको और पढ़ेंगे। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन टू व्हाट ए फोर्स। फोर्स अगर हम एक्चुअली एक्सप्लेन करें तो इट इज ए एक्शन दैट कैन चेंज मोशन। अगर आप फिजिक्स की टर्म्स में बोलोगे तो वी विल कह फोर्स इज एन एक्शन दैट कैन चेंज ए मोशन। ओके, ये हम पढ़ के आए हैं। फोर्सफुल को द फोर्स कैन बी यूज्ड टू इंक्रीज द स्पीड या डिक्रीज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, चेंज द डायरेक्शन। यस 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 बेटा, गुड। तो लार्ज फोर्स जब आप लगाते हो तो 1,000 kg के ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, लार्ज फोर्स लगाते हो तो उसका चेंज इन मोशन बहुत कम आता है, स्पीड वो बहुत कम पकड़ेगा। एक ध्यान रखना बेटा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों गेंदों में से कौन सी स्पीड ज्यादा पकड़ेगी, वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो ये बताओ मेरे को आंसर, ठीक है। और अगर मैं पूछ रहा हूँ स्मॉल वाले की, ठीक है ना, तो अगर मैं उसी फोर्स से मार रहा हूँ, एक 5 न्यूटन फोर्स से एक बॉल को फेंक रहा हूँ, टेनिस बॉल को, और एक जो ये जो आपकी बॉलिंग बॉल आती है, ठीक है ना, उसको फेंक रहा हूँ, तो कौन सी ज्यादा दूर जाके जाके रुकेगी, ये बताओ, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। कौन सी ज्यादा लेट रुकेगी, ठीक है ना, दैट इज ये, ठीक है। डन, लग गया समझ बेटा? हाँ, चलो आगे चलते हैं। सो फोर्सेस वी हैव डन। यस 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 यस, पल्लवी सोडी बिल्कुल ठीक है बेटा। पुलिंग और पुशिंग में जो फोर्स जब हम लगाते हैं तो उससे उसका चेंज इन शेप एंड साइज होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन, सॉरी, दिस, ठीक है ना। तो एक फोर्स लगती है, मैंने आपको बताया था, फोर्स आल्सो, अगर मैं दूर से रखा हूं और इसको बोलूं कि ये बॉक्स मूव हो जाएगा, मेरे पास कोई शक्ति तो है नहीं बेटा, ना मैं शक्तिमान हूं, ठीक है, तो ना मैं इस बॉक्स को हिला पाऊंगा, ना मैं ज्योतिष हूं, ठीक है ना। तो ऐसे ये मूव नहीं करेगा, जितना मर्जी जोर लगा लो, जब तक आप कांटेक्ट में नहीं हो, ठीक है ना। जब तक आप उस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में नहीं हो, वेरी गुड, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, वेरी गुड। तो तब तक ये ऑब्जेक्ट वो मूव नहीं कर पाएगा। ओनली फोर्स हैज द एबिलिटी टू चेंज द मोशन,
ठीक है, डन। जब आप फोर्स लगानी पड़ेगी तभी आप किसी चीज को, ऑब्जेक्ट को चेंज इन मोशन कर पाओगे। ठीक है, डन। बाल लगाना होगा, क्या बल बोल रहे हो? बल बल, अच्छा बल, ठीक है ठीक। यस। तो इनर्शिया is a term used to measure the ability of an object to resist in a change of state of motion। ये इसकी फिजिक्स की डेफिनेशन है इनर्शिया की। बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है कि हर ऑब्जेक्ट के पास अपना स्टेट ऑफ मोशन को स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए एक ऑपोजिट, मतलब जो रेजिस्ट करने के लिए एक क्या कहते हैं, अपोज करने के लिए हमारे पास एक फोर्स होती है, उस फोर्स का नाम है इनर्शिया। ओके, डन। तो अगर मैं बहुत बड़ी बाल रेल ले रहा हूं, उसके ऊपर अगर मैं जितनी देर तक उतना फोर्स नहीं लगाता कि वो मूव होने लग पड़े, तो पहले मैं जितना भी फोर्स लगा रहा हूं कम फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, जैसे आपने गाड़ी को धक्का लगा रहे हो, एक बंदा ही धक्का लगा रहा है और गाड़ी भी बहुत बड़ी मर्सिडीज है, भारी भारी मर्सिडीज है, ठीक है ना। तो आप धक्का लगा रहे हो एक बंदे से, तो धक्का लगेगा ही नहीं उसको, ठीक है ना, कभी भी वो फोर्स नहीं लग पाएगा। तो पहले जब आप 1, 2, 3, 4 बार पुश करोगे तो वो मूव ही नहीं करेगी। तो जब 2 या 3 बंदे उसको जोर लगाने की कोशिश करेंगे, तभी ही वो मूव हो पाएगी। तो इनर्शिया का बेसिकली मोश मतलब होता है वो वाली चीज जो कि जिसके कारण कि वो अपने चेंज ऑफ, अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो रेस्ट पे पड़ी रहेगी, अगर वो चलती जा रही है तो वो चलती ही जाएगी, अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। यस, हैवी फोर्स। ठीक है जी, कोई बात नहीं राधा, आप डेफिनेटली ये देख सकते हो, आई यूट्यूब पे भी चल रहा है लाइव, आप वहां पे भी देख सकते हो। ठीक है, बाद में भी रिकॉर्डिंग देख सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो एनर्जेक्ट, अगर मैं बोलूं कि एक ऑब्जेक्ट का बहुत ज्यादा इनर्शिया है, ठीक है ना, इनर्शिया है, तो इसका क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझना चाहिए, उसका बहुत ज्यादा मास होगा। जब उसका मास ज्यादा होगा तो उसको मेरे को पुश करने में या पुल करने में बहुत ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, डन। तो जिस चीज का मैं बोलूंगा इनर्शिया ज्यादा, उसका मतलब क्या है कि उसको स्टॉप करने के लिए, अगर वो चल रहा है या अगर वो रुका हुआ है, तो उसको चलाने के लिए मेरे को बहुत जोर लगाना पड़ेगा। ये समझ लगी, बहुत आसान सी बात है। ठीक है, ओके। तो अगर हम और आगे चलते हैं, हम देखते हैं न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आता है हमारे पास। इनर्शिया मैंने आपको बता दिया है। तो अगर ये आपने देखा होगा, कई बार ट्रिक करते हैं वो लोग, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि वो जैसे टेबल लगा होता है और वेटर क्या करता है, नीचे से कपड़ा निकालता है उसके, ठीक है ना। तो सारी चीजें निकाल कपड़ा निकाल देता है, सारी की सारी चीजें वैसी की वैसी ही पड़ी रहती है। ये देखा कभी ट्रिक आपने? नेट पे सर्च करना, तो बहुत आपको इसके ट्रिक मिल जाएंगे, लोगों ने बड़े किए हुए हैं। ठीक है, लोगों ने इवन बाइक के साथ भी किया हुआ है कि बाइक के साथ वो कपड़ा फंसा देते हैं पिछले टायर में, वो खींच लेता है एकदम से, ठीक है ना, जब वो स्पीड करते हैं। तो ये चीज किस पे डिपेंड करेगी, ये चीज इसके इनर्शिया पे डिपेंड करेगी ऑफ कोर्स, कि ये क्या है कि ये स्थिर रहना चाहता है, ये खड़े हैं ना, ये स्थिर पड़े हैं, तो ये स्थिर पड़े रहना चाहते हैं। अगर हम इतनी स्पीड से कोई इनके से नीचे से चीज निकाल दें ताकि वहां पे जो उनका ओवरऑल मोशन है वो जीरो ही रह जाए, तो हम उसको बोलेंगे कि भाई ये कौन सी स्टेट है, ये रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहता है, ठीक है ना, ये मूव नहीं करना चाहता, ठीक है ना। बट अगर आपसे थोड़ी सी भी गलती हुई, आपने इतनी जल्दी से नहीं खींचा और थोड़ा सा डिले किया, तो सारे के सारे आपके साथ चल पड़ेंगे, ठीक है। तो बहुत बड़ा नुकसान करा दोगे। यस यस यस, आपने सबने किया होगा, वेरी गुड। संकेत ने एक बहुत एक बढ़िया एग्जांपल दिया, मैं आगे जाके डिस्कस भी करूंगा उसको। बट कहता है कि अगर आप ग्लास में ऊपर एक पेपर रखो और पेपर पूरा बड़ा A4 साइज का नहीं, छोटा पेपर रखो, का उसका हाइट हो, उसके ऊपर अगर आप 1 या 2 रुपये रखते हो, तो कई बार आपने देखा होगा ट्राई करके, 1-2 बार में नहीं आएगा, काफी ट्राई करने पे आएगा। तो एक बार इस एंगल पे सीधा ऐसे जोर से मारोगे तो वो कॉइन रेदर देन पेपर के साथ जाने से वो पेपर निकल निकल जाएगा और वो कॉइन सीधा नीचे पानी में चला जाएगा। ठीक है, ये अगेन एक एबिलिटी है, ये दर्शाता है कि भाई जो एक बॉडी है, अगर वो स्थिर रूप में पड़ी है तो वो स्थिर रूप में ही पड़ी रहना चाहेगी,
until and unless a force is acted upon it। ठीक है जी, यही न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन है। ओके, गलीलियो लॉ, ये कौन सा लॉ भाई, बताओ पल्लवी। सो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाह रहा है हमारे को, न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलना चाह रहा है कि भाई, हाँ इनर्शिया का, हाँ इनर्शिया। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या बोलना चाह रहा है हमारे पास कि अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन एंड अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। यही इसकी डेफिनेशन है, ये समझ लो। तो अगर एक, मैं वही बोल रहा हूं जो दोबारा बोल के मैं पहले भी बोल के आया था, अगर एक बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, अगर वो स्थिर रहना चाहती है, उस मतलब स्थिर पड़ी है तो वो स्थिर ही रहना चाहेगी, ठीक है, या एक बॉडी चल रही है तो वो एक यूनिफॉर्म मोशन से ही, यूनिफॉर्म याद रखो, यूनिफॉर्म पढ़ के आए थे हम, तो यूनिफॉर्म मोशन से ही आगे बढ़ना चाहेगी अनलेस एंड अनटिल कोई उस पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो। दोनों याद रखो, एक्सटर्नल मतलब बाहर से, ठीक है, और अनबैलेंस मतलब ये हम आगे बताता हूँ कौन सा एक्सटर्नल अनबैलेंस होता है। एक्सटर्नल फोर्स, और वो कैसी फोर्स होनी चाहिए, बाहरी फोर्स होनी चाहिए और अनबैलेंस्ड फोर्स होनी चाहिए, ठीक है। ये कौन सी हम आगे आके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स जीरो है तो बॉडी विल बी एट रेस्ट, अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो रेस्ट, वो एक मोशन में आ जाएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल इसको ऐसे समझो, जैसे कि अगर ये यहाँ पे, ये आपने देखा होगा गोल्फ वाला क्लब होता है, ठीक है, डंडा सा होता है, और ये गोल्फ की बॉल है। अगर ये स्थिर पड़ी पड़ी है तो क्या ये मूव करेगी अपने आप से? नहीं, ठीक है ना। तो एक बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, ठीक है। बट अगर हम इसके ऊपर एक कुहाड़ा लगाते हैं या एक स्ट्रोक लगाते हैं इस गोल्फ के ऊपर, तो ये गोल्फ उसी गति से इसकी तरफ, दूसरी तरफ, ऑपोजिट की तरफ मूव करेगा, ठीक है जी। चलें आगे। तो ये नेट फोर्स क्या होगी, चेंज हो जाएगी। जब ये स्थिर पड़ी है इस तरह से, तो इसके ऊपर कोई जो फोर्स लग रही है वो चार फोर्सेस लग रही है। लेट मी शो कि कौन कौन सी फोर्सेस होती हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आगे कैसे करते हैं। लेट मी शो यू दैट नेट फोर्स का कंसेप्ट कहाँ पे है। नेट फोर्स, ये देखो, ठीक है। तो नेट फोर्स का क्या मतलब है बेटा कि भाई, हर फिजिक्स बोलते हैं कि अगर एक बॉडी स्थिर भी पड़ी है तो उसके ऊपर चार फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है। नॉर्मली देर आर टू फोर्सेस, अगर एक बॉडी के ऊपर स्थिर पड़ी है तो उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही है, अगर मोशन पे है तो उसके ऊपर चार फोर्सेस लग रही है। कौन कौन सी है? अगर ये बॉडी ये नहीं है ऐसे इस तरफ को, ठीक है ना, पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन देखते हैं। अगर ये स्थिर बॉडी पड़ी हुई है तो उसका बॉडी का वेट होगा कुछ ना कुछ, 100 ग्राम या 200 ग्राम या 300 ग्राम या 300 किलो, जो कि कहाँ को लग रहा है, नीचे को, ठीक है ना। पहले अब स्थिर जो है उसकी तरफ लग रहा है। और न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि देयर इज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होती है हमारे पास, है ना, जो धरती ऊपर लगाती है, जो ऑपोजिट बॉडी लगाती है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर एक और ग्राउंड रिएक्शन फोर्स लग रही है, नॉर्मल जो डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में लग रही है। ये दोनों बैलेंस्ड है, इसलिए ये स्थिर पड़ा है एक जगह पे, ठीक है जी। डन। ओके, नॉर्मल, हाँ, ग्राउंड रिएक्शन फोर्स बोल लो या नॉर्मल फोर्स बोल लो, वन एंड द सेम। ओके, डन। नॉट बुएंट फोर्स, बुएंट फोर्स पानी में जब चले जाएगा तो बुएंट फोर्स भी आ जाएगी उसकी। हाँ, ये जो नीचे से ग्राउंड रिएक्शन फोर्स जो होएगा वो बुएंट फोर्स बन जाएगा अगर यही चीज को हम पानी में ले जाते हैं। तो वेरी गुड सूचक। तो आगे चलते हैं हम। तो ये नॉर्मल पड़ा है, अगर इसके ऊपर कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही है तो रेस्ट पे पड़ा है। ये दोनों बॉड एक दूसरे को बैलेंस कर रही है फोर्स। अगर हम इस तरफ को डायरेक्शन को मोशन दे रहे हैं, जैसे ये दो लड़के इसको 300 न्यूटन फोर्स से इस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो साइंस कहती है कि ये इस तरफ को भी इस पुश होएगा, इस तरफ को एक और फोर्स लगेगी, उस बॉडी का नाम होगा फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे है नॉर्मल फोर्स, जो डायरेक्शनल फोर्स होती है, जो इस तरफ को लग रही है। लेट मी शो इन डिफरेंट कलर, ठीक है। डायरेक्शनल फोर्स है जो इस तरफ को लग रही है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। हमेशा एक
फ्रिक्शनल फोर्स ऐसी फोर्स होगी, याद रखो, इसकी डायरेक्शन जो होगी हमेशा ऑपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो अगर आप इस तरफ को जोर लगा रहे हो तो डायरेक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स किस तरफ को होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो, जब आप कार को धक्का मारते हो पीछे से चलाने के लिए, कई बार कार बंद हो जाती है, एक स्थिर गाड़ी को जब आप पीछे से धक्का लगा रहे हो तो एकदम से गाड़ी भागनी नहीं शुरू कर देती। ठीक है ना? तो पहले काफी जोर लगाना पड़ता है आपको, ठीक है ना? काफी जोर लगाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे ना व्हील मूव होना शुरू होता है। तो उस तरीके तक, उस टाइम तक जबकि एक व्हील पूरा चक्कर नहीं काट लेता, तब तक जो एक फोर्स लगेगी हम उसको बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। एक बार फ्रिक्शनल फोर्स लग जाती है, ये इसको बोलते हैं हम, जैसे रोलिंग फ्रिक्शन होती है, बहुत तरह की फ्रिक्शनल फोर्सेस होती है, हम पढ़ेंगे इसके उसको भी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, सब लगाते हैं बेटा। मैंने कल ने लगा के स्टार्ट की थी एक बार गाड़ी। सोचो आल्टो गाड़ी ऐसी है। ठीक है। तो गाड़ी मेरी एक बार खराब होगी तो मैंने कहा अभी अब धक्के लगाने वाला तो लोग तो सभी अपने अपने में व्यस्त होते हैं, तो फिर मैंने क्या किया, खुद ही गाड़ी को दौड़ा धक्का धक्का लगाया अगली वाली साइड से, फिर खोला। और आल्टो इज सच ए नाइस कार कि अगर आप उसको कल्ले को धक्का मारोगे बड़ी स्पीड पकड़ लेते हो वो भी। ठीक है ना? तो मैंने जैसे दरवाजा खोला और अंदर बैठा, ब्रेक मारी, भगा के ले गया। गियर में डाला, भगा के ले गया। यस, इट्स सच ए गुड कार। ओके। आल्टो, हाँ जी, थी मेरे पास बहुत टाइम पहले। है अभी भी, मतलब मैं गाड़ियों को बेचता नहीं हूँ, मेरे को अच्छा लगाव होता है उनके साथ। ओके, सो मूविंग ऑन। तो नेट अन, ये तो होते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो ये क्या बैलेंस फोर्स की एग्जांपल है? नो, दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्यों? क्योंकि अगर ये बैलेंस्ड फोर्स होती तो इसमें कोई मोशन नहीं होता। ठीक है ना? नो मोशन वुड हैव बीन देयर। ओके, ठीक है। तो क्योंकि ये इस तरफ को मूव हो रहा है, इस तरफ को जा रही है, इस तरफ को एक तरफा फोर्स लग रही है, तो इसको हम बोलेंगे नेट इनबैलेंस फोर्स, नेट अनबैलेंस्ड फोर्सेस। ठीक है ना? ओके। हमेशा ये याद रखो, जितने भी नेट अनबैलेंस फोर्सेस होएगी वही आपका अनबैलेंस फोर्स होएगी, वही आपका मोशन कोज करेगी। इतना भी नहीं यार, बस फिजिक्स के कंसेप्ट आते हैं। यू डोंट हैव टू बी पावरफुल इनफ टू अप्लाई द फिजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स। ठीक है ना? तो जस्ट अगर आपको नॉलेज हो तो यू कैन बीट इवन बिग बॉड बॉड जिनके डोले होते हैं उनको भी आप बीट कर सकते हो। जस्ट जस्ट नीड टू हैव a गुड नॉलेज ऑफ बायोमैकेनिक्स। एवरीबॉडी हैज वीक पॉइंट्स। ठीक है ना? तो इतने बड़े बड़े अगर मेरे डोले हैं तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ। ठीक है ना? हर किसी का वीक पॉइंट होता है और इसी को स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। मैं यूनिक हूँ। Oh, I am. Everybody is unique. Everybody's DNA is unique. आपका और इवन आपके पेरेंट्स का डीएनए जो 99% सिमिलर होगा, 1% वेरिएशन होती है सब में। एंड एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट डीएनए। देन आपका डीएनए मेरे से 98% सिमिलर होगा। वी हैव ऑलरेडी गॉट 96% सिमिलर डीएनए विद एप्स। बंदरों के साथ हमारा 96% डीएनए सेम है। 4% में क्या है आपका सारा का सारा एवोल्यूशन। हम बैठ के यहाँ पे बात कर रहे हैं, दैट इज एवोल्यूशन। ठीक है? सेम है, सारा सेम है बेटा। ऑन 1% क्या है आपका ब्रेन का, ये लेटरल कैपेसिटी बढ़ी है 1% में या 2% में, 4% में, सॉरी। हम बात कर रहे थे बंदरों के साथ। तो साइड में ये वाला टेम्पोरल लोब्स बढ़े हैं, और ये जो है अपोजिशन ऑफ थंब। यू नो, एप हैंड इज लाइक दिस, ही कैंट डू दिस, दिस इज अपोनेंस। कभी देखा आपने? एप कैन नॉट डू दिस। We can do fine finger movements, but he cannot do this. He can do this. तो एक अंगूठे के कारण आपके पास कितना कुछ आ गया, ग्रास्प आ गई आपके पास। यू कैन होल्ड एन ऑब्जेक्ट। ठीक है? एप जो होता है उसका जो पोस्चर भी होता है वो आगे को शिफ्टेड होता है। दीज थिंग्स डू मैटर। मैं आई एम ए डॉक्टर, तो आई डू वी डू नीड टू स्टडी दीज थिंग्स, बट बेसिकली उस 4% में ये आया आपके पास, और थोड़ी सी लेटरल कैपेसिटी आई है, एंड यू आर डिफरेंट फ्रॉम एन एप। ओके।
नॉन इरेक्ट पोस्चर, यस यस। ए फिंगर्स ये होते हैं। ए कैन नॉट यू ए कैन ओनली गो दिस। और एक अंगूठे का बहुत फायदा होता है बेटा, लेस हेयर। ऑफ कोर्स एवोल्यूशनली वी हैव मोर हेयर्स इवन, बट ड्यू टू एवोल्यूशन बहुत टाइम से चलता आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि एवोल्यूट हो गया। हमारी पूंछ भी थी जिसको आप बोलते हो टेल बोन, कॉकेक्स भी बोलते हो, ठीक है। तो ये सारा एवोल्यूशन के कारण आया बेटा। Every generations we need to improve upon the other generations, previous generations, okay। So ये हम बात करके आए थे, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट अनबैलेंस फोर्सेस लग रही हैं, और ये देखो नेट बैलेंस फोर्सेस लग रही हैं इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन। याद करके आए थे हम, पहले हम बात करके आए थे, दीज आर बैलेंस्ड। अरे है, थी यार, सच में है। आप एवोल्यूशनरी बायोलॉजी को देखो तो आपको पता चलेगा कि आपके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स एप से आए हैं, और सीधा एप से हम जंप नहीं कर गए। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस, निएंडरथल आए, रामापिथिकस आया, देन विष्णुपिथिकस भी आया था, बहुत सारे बीच बीच में बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, और फिर हम एंड में आते हैं होमो हैबिलिस, हैबिलिस भी आया था, सॉरी, होमो सेपियंस, सेपियंस, ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलो ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हाँ, यस, बहुत सारे आए थे होमोस। चलो, तो वी आर द लेटेस्ट वंस, द बिगर जनरेशन, द मोर एडवांस जनरेशन, ओके। सो हमने कर लिया है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली है। तो हमने देखा कि भाई जैसे ये गाड़ी पे जा रहा है, तो अगर आपको ब्रेक लगानी पड़ती है तो आप आगे को चलते हो। वी आर द टॉप मॉडल, यस, वी आर द आईफोन 11s, नो, 11 एक्स्ट्रा लार्ज। ओके। सो ये हमने न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि भाई अगर एक बॉडी जब इसके कार्य के साथ चल रही है तो दोनों मोशन में है ना, बॉडी एक ही स्पीड में है आपकी बात में और आपका ड्राइवर भी, ठीक है ना। जैसे ही एकदम से कोई दुविधा आती है या कोई ऑब्स्टेकल आती है, तो वो आप एकदम से ब्रेक लगाते हो, तो गाड़ी तो रुक जाती है, ठीक है, बट क्योंकि आप उसके साथ मोशन में हो, आपको आगे की तरफ एक झटका लगता है। तो ये क्यों लगता है? क्योंकि नीचे अगर बॉडी रुक गई है, लेकिन आप मोशन पे ही रहना चाहते हो, आपकी बॉडी ऊपर वाली, इसीलिए आपको सीट बेल्ट लगवाई जाती है, याद है? ओके। यहाँ पे भी देखो, पहले यहाँ पे क्या होता था, गाड़ियों में कोका कोला रखने के लिए, पानी रखने के लिए कोई जगह नहीं होती थी। अब तो हर जगह पे आ गया ना, कि वहां पे आपकी गाड़ी में रखने के लिए, कोका कोला रखने के लिए या ड्रिंक्स रखने के लिए अलग से कैप होता है, वहां पे रखा हुआ होता है, जगह बनाई होती है। तो ये इसीलिए बनाई जाती है बेटा, क्योंकि अगर मैं इस तरफ को टर्न करता हूँ, गाड़ी को एकदम से टर्न करने की जरूरत पड़ती है, तो कोका कोला बेचारा इधर को चले जाएगा। लग गई ना समझ? ठीक है ना। दैट इज अगेन डिफरेंट चीज, जैसे मैं उसके ऊपर भी डिस्कस करता हूँ आगे जाके। वेट वेट करो, ठीक है। ये देखो, ये दिस इज, हु इज दिस? डू यू नो हिम? यूसेन बोल्ट, है ना। तो ही इज सच ए, आपको ना जैसे 10 सेकंड का चीजें बंदे की याद रहती हैं कि इसने 10 सेकंड के नीचे, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू ब्रेक दैट वर्ल्ड ओलंपिक रिकॉर्ड एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड एज वेल। डोंट रिमेंबर कि इस बंदे ने कितनी मेहनत की है। डोंट रिमेंबर, वी डोंट रिमेंबर कि अगर आप एक बार आईएएस बन जाओगे ना, तो एवरीबॉडी विल अप्रिशिएट यू, आपको देवता बना दिया जाएगा, ठीक है। बट नो बॉडी विल अप्रिशिएट कि आपने कितनी मेहनत की है, ठीक है। तो टू बेटा मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि लोग आपके ऊपर पूछने आए, सर जी आपने कैसे किया? आपका क्या सक्सेस मंत्र है? और मंत्र हमेशा बेटा एक ही रहता है। फर्क कहाँ पड़ता है? लक में फर्क पड़ता है ऑफकोर्स, और आपके इस पे पड़ता है कि आपने उसको किसने कितनी सहजता से, कितने अच्छे से, कितने रिलीजियसली फॉलो किया उसको। आई से रिलीजियसली बिकॉज, बिकॉज नॉट बिकॉज, बिकॉज इफ यू फॉलो द एडवाइस, ठीक है ना, मैं सब सब बंदे फॉलो करते हैं एडवाइस को। यू कैन स्टडी 18 hours a day and still not be able to qualify for the UPSC, ठीक है ना। द थिंग इज, आपने उसको रिलीजियसली फॉलो किया कि नहीं? एक दिन 18 घंटे पढ़ के, अब मैं ये नहीं बोल सकता कि 4 दिन का काम हो गया भाई मेरा, ठीक है। तो या मैं 2 दिन पढ़ के या 3 दिन पढ़ के नहीं बोल सकता, इट इज ए लॉन्ग गेम। तो अभी से प्लीज थोड़ा सा सहज रखा करो अपने में,
कुछ चीज़ नहीं मिलती आपको या कोई चीज़ क्लास नहीं लगती अगर 1-2 दिन, तो प्लीज़ थोड़ा-सा सहज रखा करो, बहुत लंबा खेल खेल रहे हैं हम। और ये अगर इसी टाइम पे अगर आप ये छोड़ दोगे कि भई ये तो मेरे को समझ नहीं लग रहा, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो या बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे से शेयर करते हैं, कि सर ये डिफ़िकल्टी है, ये कोई परिवार का है, कोई ये इश्यू है, कोई वो इश्यू है। हाँ, बेटा है और मैं आपको लड़की के भी बारे में बताऊँगा। शी वाज़ उसका डिवोर्स हो चुका था। 1 हफ्ते बाद ही उसका डिवोर्स हो गया था शादी के बाद एंड स्टिल स्टिल शी टॉप यूपीएससी एग्ज़ाम। उसके साथ डोमेस्टिक अब्यूज़ भी होता था एंड स्टिल शी मतलब टॉप द यूपीएससी एग्जामिनेशन एंड नाउ शी इज़ पोस्टेड एज़ अ डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। ठीक है ना? तो ये चीज़ें बहुत सारी आती हैं आपके दिन में, बहुत सारा आएगा भी, बहुत सारा रिग्रेट भी होगा आगे जाके, ठीक है ना? कि शायद मैं वो और अच्छा कर लेता तो मैं ये बन सकता था, और अच्छा कर लेता, और अच्छा मेहनत कर लेता। और बेटा जितना-जितना आप आगे जाए जाओगे ना क्योंकि आप खुद सोचो, मैं खुद बताता हूँ अपने एक्सपीरियंस से, 2011 में जब मैंने फर्स्ट सीएपीएफ एग्ज़ामिनेशन दिया था, तो आई लिटरली स्टडीड नथिंग जो मैं आज पढ़ता हूँ, उसका 10% भी नहीं पढ़ के गया होऊँगा एंड आई स्टिल क्वालिफाइड सीडीएस ऑन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। मेरे को मेरा रिजल्ट बताया था कैविलियर वाले यहाँ हैं चंडीगढ़ में ना कैविलियर वाले, जो उसकी तैयारी कराते हैं सीडीएस के लिए। मेरे को ये नहीं पता था कि सीडीएस का एग्ज़ाम होता क्या एंड स्टिल आई गॉट देयर, स्टिल आई क्वालिफाइड समहाउ एंड आई स्टिल गॉट 18th एसएसबी में मैं गया था फर्स्ट टाइम में, ठीक है ना? तो आई वाज़ सो नाइव कि मेरे को पता ही नहीं था। मेरे को उन्होंने बताया था कि रिजल्ट आ गया सर आपका, ठीक है? कहते जी आप जॉइन नहीं करना चाहते? मैंने कहा भाई क्या करना मेरे को तो पता ही नहीं मेरा रिजल्ट आ गया भाई। तो आई वाज़ डूइंग माय इंटर्नशिप इन द पीजीआई एट दैट टाइम। तो मैंने भरा हुआ था इट्स मेरे मैंने इन्नेट एक चीज़ होती है बंदे में कि भाई लगन होती है पढ़ने में, ठीक है ना? और उसके बाद मेरे को लगा कि यार दैट्स वेरी गुड अगर ऐसा हो सकता है तो व्हाई डोंट वी ट्राई? और अगले साल ही मैंने दिया दोबारा से, सब बार क्वालीफाई तो होता रहा है बट बेसिकली अब हो क्या गया है बेटा कि भाई कॉम्पिटिशन इज़ लेवल हाई। यू नो द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द इंडिया राइट नाउ। इन इंडिया में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है बेटा। तो एक अगर आप सोचो एक पीएन का एग्ज़ाम देने के लिए देयर वाज़ 11 लाख कॉम्पिटिशन 11 लाख बंदों ने एप्लीकेशन दिए थे, एक पीएन के लिए। तो सोचो एक सीएपीएफ के लिए कितना कॉम्पिटिशन होगा, ठीक है? तो मैटर क्या करता है आपकी परसेवरेंस, ठीक है जी? यूसेन बोल्ट को सिर्फ इस 10 सेकंड के लिए जाना जाता है, बट कोई उसकी मेहनत को नहीं देखता। एंड आई हैव अ वीडियो आई विल शेयर विद यू कि जिसमें वो मतलब कितना पानी के नीचे पता है? पानी के नीचे जाके ये ऐसे ऐसे भागता होता था। इसको ट्रेनें बोलते हैं, वाटर ट्रेन बोलते हैं, अंडर वाटर ट्रेनें। कोई उसकी उसकी मेहनत को नहीं देखता। पानी में पूरा पीछे बैठ के और ये भागता होता था। इसकी मेहनत को कोई नहीं देखता, इसके बस रिकॉर्ड को देखता है। इसने जितने साल राज किया उसको सारे देखते हैं। नोबडी सीज़ हिज़ इसको इतना भागने के लिए, इतना आगे आने के लिए, पता है कितना लक लगा है उस दिन। और आई हैव अ वीडियो जिसमें वो उसकी सारी बायोमैकेनिक्स बताता है। इसने अपने बॉडी को आगे रखा, ठीक है ना? हर एक-एक सेकंड में इसकी सर सब चीज़ परफेक्ट बनी थी। तब ये 9.58 तक पहुँचा और साइंटिस्ट बोलते हैं इट शुड हैव बीन 9.2, ठीक है? क्योंकि ये पीछे देखने लग पड़ा कि मेरे पास तो है ही नहीं कोई, मैं कहीं आगे तो नहीं भाग गया। तो ही वाज़ दैट नाइव, ये पीछे देखने लग पड़ा था। अगर आप इसकी वीडियो देखते हो 10 सेकंड की, तो लास्ट वाले 1-2 सेकंड में ये पीछे देखता है। तो उससे क्या होता है कि आपकी जो स्पीड है वो ब्रेक लग जाती है। क्या हो गया नीरज? हाँ, तो ये इस चीज़ बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हर एक कंट्रोल कितना होता है इस बॉडी में, इसकी इस पोज़ीशन में, तो दैट इज़ ट्रेमेंडस कंट्रोल दैट इज़ रिक्वायर्ड। सेम थिंग, ठीक है ना? हाँ, तो ये चीज़ें बेटा आपको शायद शेयर करनी पड़ती है कई बार मेरे को, बिकॉज़ यू नीड टू हैव दैट मच ऑफ पेशेंस। लगे रहो बेटा, ठीक है? सक्सेस विल कम टू यू इफ यू डिज़र्व इट, ठीक है ना? जब आप उसको उस उतने उतनी मेहनत करने के लिए आप अपने उसको पास ले आओगे तो नोबडी विल कैन टेक दैट अवे फ्रॉम यू। हाँ, बिल्कुल बहुत तेज़ होता है ये बेटा। इट्स एवरेज स्पीड इज़ 36 किलोमीटर्स पर आवर, हिज स्पीड। ठीक है ना, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। अगर आप इसके स्पोर्ट्स पे देखो ना, अगर आप और हम देखते रहते हैं क्योंकि आई हैव सीन इट एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। इस दोनों में ना 1 स्टेप में 1 सेकंड में नॉर्मली वी कैन कवर एट द मोस्ट 1.2 टू 1.4 मीटर्स, ठीक है ना? सोचो
ठीक है ना? ये कवर करता है 2.8 टू 3.2 मीटर्स, 3.2 मीटर्स 1 सेकंड में, 1 स्टेप में, 1 स्ट्राइड लेंथ। तो दिस इज हाउ मतलब ये आगे निकल पाता है। और इसका स्पाइन जो होगा ना, जो उसका भागने वाला, नॉर्मली हम जब भागते हैं, तो जब आप मैं ये तब बताऊंगा, ये कुछ है मेरे पास, किस्से हैं मेरे पास, बहुत सारे किस्से हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वंस यू क्वालिफाइज फॉर द सीएपीएफ और आपको फिजिक्स में फिजिकल मतलब में आपको डिफिकल्टी लगेगी, वो मैं करवा दूंगा बेटा। ठीक है? मैंने खुद बड़े तजुर्बे किए हैं एंड आई वेटेड। जब ये एग्जाम दिया था, इसका प्रैक्टिकल देते हुए मेरे पास 90 केजी वेट था मेरा, एंड आई स्टिल क्वालिफाइड। बहुत सारे मेरे से लीन बंदे, बहुत सारे मेरे से यंग बंदे ने क्वालिफाई नहीं किया वो। ठीक है? तो मैंने क्वालिफाई कर लिया था डिस्पाइट हैविंग ऑल दिस। मेरे को देखते थे, कहते तू तो होएगा ही नहीं भाई, 90 किलो का है, कहाँ भाग पाएगा। ठीक है ना? तो बिकॉज फिजिक्स हैज यूनिक वे ऑफ, मतलब आप फिजिक्स यहाँ पे हर जगह भी यूज कर सकते हो, बायोलॉजी को यूज कर सकते हो। आई नो कि भाई वहां पे कुछ नहीं होता है ना, आप तो प्लेयर हो, फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। आपने, और ये एक चीज आपने देखी होगी, किसी ने एनर्जी ड्रिंक पिया कभी? हाँ, थैंक यू यार, थैंक यू। किसी ने एनर्जी ड्रिंक पिया? तो जब भी किसी टाइम भागना हो ना, किसी ने जल्दी निकालना हो एंड यू रिक्वायर अ सो उस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रेस होती है। एक चीज करना, डाइट कोक लेके ना पी जाना सारे का सारा उसको। स्टिंग ही नहीं, इतना नहीं, आपने उड़ना थोड़ा, स्टिंग पी लो। कुछ पी लो, एनीथिंग। पिलाटेस करते हो आप? दैट्स वेरी गुड। तो वो पी लो, साथ में चॉकलेट खा लो। What will they give you is instant energy that your muscles will require। ठीक है ना? तो क्योंकि यहाँ पे हमारा ड्रग टेस्ट तो होना नहीं है, ठीक है? तो आप ये इसका यूज करके आई वॉज एबल टू क्वालिफाई 1600 मीटर्स इन अंडर 3.10 सेकंड। 3 मिनट 10 सेकंड में मैंने भाग लिया था वो। ठीक है? 15 14 15 सेकंड में मैंने 100 मीटर भाग लिया था, और दूसरा भी आराम से हो गया था, जो जो आपका फेंकने वाला होता है। ठीक है ना? तो दीज ऑल थिंग्स डू हेल्प। मैं आपको और बड़ी चीजें छोटी छोटी बताऊंगा कि कैसे आप अपना बॉडी का वेट संतुलन रख के कैसे आप कर सकते हो। ये जब आप करते हो ना बेटा, गोला फेंक करते हैं हम, जैसे ऐसे ऐसे शॉर्ट पुट, हाँ वो तो कुछ नहीं, जल्दी है, इतना ही दूर ही फेंकना होता है। वो खुद बोलते हैं बेटा कि आराम से फेंक लो, हमें कोई ओलंपिक मेडल नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे आप जैसे मर्जी करके फेंक दो। तो मेरा तो यहाँ जलंधर में हुआ था, बीएसएफ चौक में। यस। लॉन्ग डिस्टेंस, जो लॉन्ग लॉन्ग जंप होता है, लॉन्ग जंप के लिए आपके कोर मसल्स चाहिए होते हैं, आपको पेट वाले मसल्स चाहिए होते हैं, ताकि आप जंप कर पाओ उतनी जोर से। ठीक है ना? तो ये बस आपका होता है कि स्टेप लेंथ क्या होनी चाहिए, कि कितने एंगल पे आपको वो मारना है जंप। दैट्स ऑल दैट मैटर्स। हाँ, तो बट इसकी मैं आपको बताता हूँ, जितने लोग इसको क्वालिफाई करते हैं ना, आधे लोग छट जाते हैं। छट जाते हैं मतलब कि भाई दे नॉट डू नॉट क्वालिफाई फिजिकल एग्जामिनेशन। बहुत सारे लोग छटते हैं इसमें। ठीक है? तो ये मैं आपको हेल्प करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव मी कि भाई आप एक बार क्वालिफाई कर लो, बाद में की बात के बाद में करेंगे। ठीक है जी? चलो आगे चलते हैं, बहुत ज्यादा डिस्कस हो गया ये। तो कहने का मतलब है कि जैसे यूसेन बोल्ट भाग रहा है, लेट मी क्लियर इट आउट। तो यूसेन बोल्ट भाग रहा है, अब इसको अगर ये फिनिश लाइन है, इसको पार करता है, तो इसके आगे भी वो भागता ही रहता है, एकदम से स्लो डाउन नहीं करता वो। ठीक है ना? इसका क्या रीजन है भाई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आईएएस में नहीं है बेटा, सीएपीएफ में है फिजिकल, आईएएस में नहीं है। तो कोई अगर सीडीएस का कर लेता ना पार एग्जामिनेशन, तो आई हैव माय ओन नोट्स फॉर दैट आल्सो, ले जाना मेरे से। ठीक है? एनडीए के लिए, हाँ जी, एनडीए के लिए भी है मेरे पास। मास है ना, ताकि ये कैरी ओवर इफेक्ट होता है बेटा। कहने का मतलब है, अगर ये एकदम से स्लो कर देंगे या एकदम से रुक जाएंगे, क्योंकि इनका मोमेंटम आगे की तरफ चल रहा है, इनका पूरा बॉडी आगे की तरफ जाना चाहती है, और अगर नीचे वाला हिस्सा रुक जाएगा तो ऊपर वाला हिस्सा तो चलता रहेगा ना, तो वो आगे की तरफ गिर जाएंगे। इसलिए इनको बोला जाता है कि अगर ये फिनिश लाइन पूरी भी कर लेते हैं, तो एकदम से रोकना नहीं है, आगे चले जाओ।
तब तक चले जाओ, तो धीरे 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 ब्रेक लगाओ, ठीक है ना। अगर एकदम से ब्रेक लगाओगे तो अपने आप को ये इंजर कर सकते हैं, और इसी की एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दिया, देखो पढ़ लेना, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ये अच्छा सॉरी, ये वाला ठीक है, डन बेटा। नेक्स्ट इज योर ये वाला टॉपिक, ठीक है ना। यस 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 यस। तो अगर ये आपने देखा होगा कि बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम ए गन एंड होल इज मेड इन द ऑब्जेक्ट, व्हाई डज दैट दिस हैपन। तो ऐसा क्यों होता है कि अगर मैं गोली चलाता हूँ एक कार में तो ये मोरी चीज हो जाती है, तो इसलिए का भी रीजन सेम है, क्योंकि यहाँ पे जो जब तक बुलेट नहीं चली है तो ये स्थिर है, ये वाली कार का हिस्सा, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ही एकदम से बुलेट आएगी, ठीक है, लेट मैं ब्लैक सेट कर देता हूँ एक मिनट पर, तो बुलेट काफी तेजी से आएगी, ठीक है। अब ये स्थिर रहना चाहेगा तो क्या होगा कि भाई बुलेट इसको पार करके अंदर को चले जाए, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे मोरी हो जाती है। ओके, यूट्यूब वालों, गेटिंग दिस? थैंक यू काजल। ओके, चलो आगे चलते हैं। ये वाला इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लो एक बार, ठीक है, इनर्शिया के कारण, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमारे को? वही बताता है कि अगर एक बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन, और ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मतलब पता ना, इक्वल इंटरवल इन इक्वल डिस्टेंस इन ऑफ टाइम, ठीक है ना, इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, कर्व लाइन पे नहीं, स्ट्रेट लाइन पे चलता है, ये याद रखना। अगर ये कर्व मोशन आ जाएगा तो उस पे आपका न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ नहीं लगेगा। अगर आप चौक पे जाते हो तो वहां पे आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ नहीं लगता, क्योंकि हर डायरेक्शन पे आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन वहां पे नहीं रहता है, ठीक है। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ आपको इनर्शिया के बारे में बताता है। तीन तरह का इनर्शिया होता है हमारे पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, आगे चलते हैं हम, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इसकी एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ठीक है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। तीन तरह का मोशन होता है हमारे पास। डायरेक्शन वाला कहाँ गया? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तीन तरह का इनर्शिया होता है हमारे पास। तो इनर्शिया होता है डायरेक्शन का इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया होता है मोशन का इनर्शिया, इनर्शिया होता है रेस्ट का इनर्शिया, ठीक है। तीन तरह के हमारे पास जो होते हैं वो इनर्शियाज होते हैं। इनर्शिया के आगे टाइप्स है, लेट्स अस स्टार्ट विद फर्स्ट इनर्शिया। तो फर्स्ट इनर्शिया की एग्जांपल आपको बताता हूं कि जैसे पेड़ पे कोई, आपने देखा होगा सेब लगा हुआ है, तो आप सेब को उतारना चाहते हो तो आप क्या करते हो, पूरे पूरे पेड़ को हिलाते हो ना, ताकि वो अपने आप गिर जाए ऊपर से, ठीक है ना। तो जब ये आप ऐसे करके देखते हो ताकि ऊपर से कोई जो चीज है, या अम्ब गिरा, अब अम्ब लगा हुआ है, ठीक है, अम्ब लगा हुआ है तो वो उसको नीचे गिराना है, तो आप मैंगो लगा हुआ है उसको नीचे गिराना है, तो वो कैसे गिराते हो, आप पूरे 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 पेड़ को या टहनी को हिलाते हो, ठीक है ना। तो ये क्यों है बेटा? क्योंकि वो रेस्ट पे रहना चाहता है, वो फ्रूट है, वो रेस्ट पे रहना चाहता है, पर जब हम मोशन करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। ओके, उसी तरह और एग्जांपल आती हैं हमारे पास। यस, वेरी गुड श्रुति, यही मैं आपको अभी बताने जा रहा था। श्रुति बोलते हैं जैसे आप जब सर्दियां आती हैं तो हम रजाइयां निकालते हैं या दरियां निकालते हैं, उसको जैसे पीटते नहीं है, उससे डंडे से पीटते हैं, या वो रैकेट होता है उससे आप मारते हो, ताकि क्या होता है, डस्ट क्या कहना चाहता है, स्थिर रहना चाहता है, ठीक है ना। डर्ट पार्टिकल तो स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही आप क्या कहते हैं रजाई को मारते हो या दरी को मारते हो, दरी मूवमेंट में आ जाती है, दरी मूवमेंट में आ जाती है, पर वो स्थिर रहना चाहते हैं, इसलिए वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है ना। तो जब आप ट्रेन चलती है एकदम से, ठीक है ना, तब आपको एकदम से पीछे को धक्का लगता है, ऐसा क्यों लगता है? अगेन ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये मैं बताऊं क्या, रहने दूं, समय लग गई ना? क्योंकि जब स्थिर थी, आप भी जब स्थिर रखी थी, जब ट्रेन स्थिर थी, जब ट्रेन चली नहीं थी और आप भी चले नहीं थे, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, एक ही स्थिर पे है, जब एकदम से जो आगे को निकल पड़ी, आपकी बॉडी उसके ऑपोजिट पीछे को जाएगी, ठीक है ना। तो दिस इज अगेन ड्यू टू
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। क्योंकि आपके नीचे वाला पैर जो है, नीचे वाली बॉडी है, वो एकदम से मोशन में आ जाएगी, ऊपर वाली बॉडी स्थिर रहना चाहेगी, तो वो इसलिए पीछे को जाए। ये जो अभी संकेत ने पहले एग्जांपल दी थी वो कॉइन वाली, ठीक है ना। अगर आप एक गिलास के ऊपर कॉइन रखते हो, सॉरी, एक गिलास के ऊपर आप पेपर रखते हो और उसके ऊपर कॉइन रखते हो, पेपर को इतनी जोर से मारते हो, सीधा वो पानी के नीचे चले जाता है। तो दिस इज अगेन ड्यू टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, बट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो क्या करना चाहता है या वो क्या रहना चाहता है, कॉइन जो है वो स्थिर रहना चाहता है, इसलिए वो पानी के अंदर चले जाता है। अगर वो स्थिर ना रहता तो वो उसी के साथ, पेपर के साथ ही चला जाता। ठीक है। अच्छा, ये भी समय लग गया। नेक्स्ट है इनर्शिया ऑफ मोशन। मोशन के साथ कई बार जो होता है, कई बार जो बॉडी मोशन में होती है, अगर वो एकदम से रुक जाती है तो अब कहाँ गिरोगे आप। अगर ट्रेन चल रही है और एकदम से रुक जाती है, या कार चल रही है तो एकदम से रुक जाती है, तो आप कहाँ की तरफ मूव करोगे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, बताओ। फॉरवर्ड, है ना। हम फॉरवर्ड जाके गिरेंगे, तो इसका क्या मतलब है कि इनर्शिया, क्योंकि अब आप मोशन में थे, अब आप गाड़ी चल रही थी, ठीक है, तो एकदम से जब रुकेगी तो हम बोलेंगे इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण आप आगे को गिरोगे। ठीक है। ठीक है जी। जो एथलीट एक लॉन्ग जंप भी करता है, ठीक है ना, तो जब आपको लॉन्ग जंप करना भी होता है, आगे फिर पीछे, हाँ ठीक है। तो जब आपको लॉन्ग जंप करना होता है तो आपकी बॉडी भी क्या होता है, पहले आप सीधा तो लॉन्ग जंप करते नहीं हो। लॉन्ग जंप करने के लिए आपको, ठीक है, तो पढ़ दी। तो लॉन्ग जंप करने के लिए, यस, सेकंड क्लास भी है, कोई बात नहीं बेटा, 11 बजे है, टेंशन क्यों ले रहे हो अरविंद। आई नो दिस, तभी तो 9 बजे क्लास शुरू कर दी थी पूरी। आई नो दिस, आ गया था मेरे को भी सर का मैसेज। तो 4 क्लासेस हैं, 2 तो लग गई, एक और लग जाएगी, एक रात को लग जाएगी, बात दो है। आगे चलते हैं। अब जो अभी बोल रहे थे, शायद जयदीप बोल रहा था कि सर, जब हम एकदम से, और हमने कई बार, आप हमने ट्राई भी किया होगा, हो जाएगा। कोई बात नहीं ज्योतिका, ये अवेलेबल रहेगा, ठीक है, नेट पे आप जब भी जाके इसको देख सकते हो। हम्म। तो आपने देखा होगा कि कई बार जब आप ट्रेन से एकदम से स्टेशन आ रहा होता है और आपको जल्दी जाना होता है, तो आप एकदम से क्या कहते हैं, बाहर जंप कर देते हो, अभी ट्रेन पूरी तरह रुकी नहीं होती। तो जब आप एकदम से चलती हुई ट्रेन से उतरते हो तो आपकी बॉडी जो है वो स्थिर है कि वो मूव कर रही है, वो मूव कर रही है, और जो जमीन है वो स्थिर है। जब ही जैसा ही आपका पैर उसके ऊपर पड़ता है, ठीक है, आपका पैर आ जाता है एकदम पे रेस्ट पे, ठीक है, क्योंकि जमीन के साथ कांटेक्ट है और जमीन स्थिर है, तो एकदम से रुक जाते हो, और आपकी बॉडी अभी क्या होता है, चल रही होती है, मोशन में होती है, इसलिए आप आगे की तरफ गिर जाते हो। ठीक है ना। दिस इज ऑल द इनर्शिया ड्यू टू मोशन। ठीक है। अब डायरेक्शन का भी इनर्शिया आता है बेटा। द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज इटसेल्फ फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ मोशन। आपने कई बार देखा होगा, जैसे कभी आप कीचड़ में जाते हो ना, तो आपकी गाड़ी लेके जाते हो, तो अगर आपके उसके पीछे जो मड फ्लैट्स नहीं होते, मड्स होते हैं, मड गार्ड जिसको बोलते हैं, आपकी बाइक पे भी होते हैं मड गार्ड। कई लोगों ने बड़े बेशर्मी की होती है, वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी में ना जो पीछे मड गार्ड लगा उसको हटा देते हैं। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो क्या करता है कि जैसे गार्ड हटाया था, तो सारे के सारे जो डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जब कीचड़ में जाओगे आप देखते हो कभी कीचड़ में जाना, तो पानी जो होएगा ना वो ऊपर ऊपर आपके जो है, ये जैसे पहिए के ऊपर ऊपर आप चलता रहेगा पानी। जैसे अगर मैं इसको आपको ऐसे समझाता हूँ, जैसे ये आपका पहिया है, तो ये यहाँ पे पानी है, सारे का सारा कीचड़ भरा हुआ है, ठीक है ना। तो जब आप इसको इस तरफ को मूव कर रहे हो, आपने रेस दिया है, तो ये ऐसे ऐसे करके आप देखते हो पानी इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से मूव करता है पानी, हर एक एंगल पे बाहर निकलने की कोशिश करता है ना। तो इसी चीज को प्रिवेंट करता है आपका गाड़ी का जो होता है पहिए का मड गार्ड।
अगर ये मड गार्ड नहीं होगा तो पीछे बंदा जो आ रहा है उसके सारा कुछ मुंह पे पड़ेगा। ठीक है ना, तो कई लोग होते हैं ऐसे जो ये चीज करवाते हैं, अपनी बाइक को मॉडिफाई कराते हैं। तो ये भी आपको क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन, देखो हर एक जगह पे उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है। लेट मी शो इन अ डिफरेंट कलर। तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 90 डिग्री पे, हर जगह पे 90 डिग्री बना रहा है, हर जगह पे 90 डिग्री पे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है ना, तो दिस इज बेसिकली योर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। व्हाट वी कॉल एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है जी। तो जैसे आपने देखा होगा कि जब आप बारिश हो रही है तो आप अम्ब्रेला लेके जाते हो, आप छतरी लेके जाते हो। तो आप जब जिस डायरेक्शन में भी बारिश पड़ रही होती है, बस आप लोगों को जो अम्ब्रेला उस डायरेक्शन में रखना। अगर फॉरवर्ड से आ रही है तो फॉरवर्ड की तरफ रखना है, अगर बैकवर्ड से आ रही है, अगर सीधी आ रही है तो आपको उस तरफ रखना पड़ता है, क्योंकि वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाते। तो इसीलिए हम वहां पे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन लगता है वहां पे। कौन सा लगता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है। उसी तरह जब आप राउंड अबाउट पे, जैसे आप चौक पे गोल गोल घूम रहे होते हो, तो जैसे आप गाड़ी को मोड़ रहे होते हो, आपको ऐसा लगता है कि एकदम से कहां पे, किस तरफ को फोर्स लगती है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ? बाहर की तरफ कि अंदर की तरफ? हाँ, कभी देखे नहीं चला आगे बाहर की तरफ आप ऐसे चल नहीं हो जाते? अगर मैं इस तरफ को मोड़ काट रहा हूं, इस तरफ को, तो मेरा ऑपोजिट बॉडी जाने की कोशिश करती है। तो दिस इज अगेन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चले आगे। ठीक है। एक वो छुरियां जो तेज कराते हैं, या जो आपका कई बार आते भी हैं, तेज कराते हो मतलब उसको और तीखा करते हो छुरियों को या कैंची को, तो वो एक पत्थर घुमाते हैं बड़ी तेजी तेजी से, उसके ऊपर जो होता है आपका, मतलब उसको छीलते हो आप। ठीक है ना? याद है, एक एग्जांपल मैंने तब भी बताई थी जब मैंने आपको प्रेशर के बारे में बताया था, फोर्स अबाउट, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है ना? तो जो छुरियां तेज कराते हैं, तो जब आपने देखा होगा उसके ऊपर ना स्पार्क जो निकलते हैं, चिंगाड़े से जिसको बोलते हो, वो निकलते हैं, वो भी पूरे 90 डिग्री पे मूव करते हैं। याद है, कभी देखा होगा आपने? गुड गुड। तो दे आर ऑल समथिंग अबाउट योर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन के सेकंड लॉ को करने से पहले वी शुड नो व्हाट इज मोमेंटम। तभी आपको समझ लगेगा कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ को करने से पहले ठीक है, वी शुड समथिंग नो अबाउट व्हाट इज मोमेंटम। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो रोहित शर्मा चौका मार रहा है और ये जो लड़की टेनिस की बॉल से मार रही है, दोनों में एक फर्क है। ऑफ कोर्स टेनिस बॉल हल्की है और क्रिकेट की बॉल भारी होती है। ठीक है ना? सपोज आप क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल को सेम स्पीड से मार के भेजा है, ठीक है ना, सेम स्पीड से मारा, ठीक है ना, तो आप मेरे को बताओ किसको रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, टेनिस की बॉल को या क्रिकेट की बॉल को? अरे वाह, जयदीप का आंसर पहले रेडी है, क्रिकेट की बॉल। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, और क्यों? क्योंकि उसके मास ज्यादा है। ठीक है ना? इसीलिए उसको फोर्स ज्यादा चाहिए होती है रोकने के लिए। डन। ओके। आपने कई बार टेनिस बॉल से क्रिकेट भी खेली होगी, आप सीधा कैच कर लेते हो उसको, टेनिस बॉल को ऐसे करके, यू डोंट डू इवन दिस। लेकिन अगर आप लेदर की बॉल के साथ खेल रहे हो क्रिकेट में, तो आपको इस तरह करना ही पड़ता है। अगर आप इस तरह से नहीं करते हो तो आपको बहुत ज्यादा चोट आ सकती है। ठीक है ना? तो इसीलिए इस कंसेप्ट का नाम रखा है हमने मोमेंटम। क्या नाम रखा है इसका? मोमेंटम। ठीक है। ओके। तो आगे चलते हैं, मोमेंटम के बारे में कुछ और चीजें पढ़ते हैं हम। तो हमें क्या पता चला है अभी तक ये वाली एग्जांपल पढ़ के, कि द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। मतलब ये वाली चीज होती है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास होती है। ठीक है, फोर्स रिक्वायर्ड। ठीक है। अगर हम दो क्रिकेट बॉल लेते हैं, एक ही तरह की बॉल है, लेदर की बॉल है, एक जैसी बॉल है, ठीक है, और उनका मास भी सेम है, बट हम उनको डिफरेंट वेलोसिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक को 10 मीटर्स पर सेकंड, एक को 20 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है। अब मेरे को बताओ कौन सी जो चीज होएगी, कौन सी जो बॉल होएगी वो पहले रुकेगी?
या मतलब उसको ये मत बताओ, ये बताओ कि कौन सी जो बॉल होएगी उस पे फोर्स रोकने के लिए मेरे को कम लगानी पड़ेगी या ज्यादा लगानी पड़ेगी। मास दोनों का सेम है। मास दोनों का सेम है, क्या फर्क है? मास सेम है बेटा, मास सेम है, दोनों का वेट एक एक केजी है, ठीक है। बट मैंने स्पीड की डिफरेंट कर दी दोनों में, एक को 10 मीटर पर सेकंड से भेजा, एक को 20 मीटर पर सेकंड से भेजा। तो अब मेरे को बताओ, मेरे को फोर्स किस पे ज्यादा लगानी पड़ेगी रोकने के लिए, 20 वाली पे या 10 वाली पे? लग गया समझ? 10 वाली पे नहीं बेटा, कम लगेगी, हाँ 20 वाली पे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो हमने दो चीजें पढ़ी, एक ऐसी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आ जाएगी, उसका नाम हमने रख दिया पी। पी का मतलब होता है छोटा पी, इसका मतलब होता है मोमेंटम, ठीक है। इसका नाम क्या दे दिया हमने? मोमेंटम। और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मास के और वेलोसिटी के। लगी समझ? तो हमने कहा, समझ नहीं आया? कैसा नहीं समझ, क्या नहीं समझ आया शिवानी इसमें? बात भाई सीधी सी बात है, अगर आप दो क्रिकेट की बॉल लेते हो, समांतर बॉल लेते हो, समान वेट की बॉल लेते हो, उनका मास सेम है, दोनों का एक एक किलो वेट है, आप खुद देखना, एक 10 मीटर पर सेकंड से और एक को थोड़ा तेज उससे 15 या 20 मीटर पर सेकंड से भेजना। तो अगर आप उसको रोकने जाते हो उस बॉल को, तो आपको फोर्स कहां पे ज्यादा लगानी पड़ेगी? जौन सी बॉल जितनी ज्यादा तेज होगी, अगर सेम वेट किया तो उसका मोमेंटम भी क्या होगा? ज्यादा होएगा ना। ओके। तो हमें उसे रोकने के लिए, जो तेज बॉल है उसको रोकने के लिए आपको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा रेदर देन एक सिंपल। यस, ठीक है बेटा, डन। तो बोलो सर, आपने तो ये बात इनर्शिया में भी बताई थी। बेटा इनर्शिया का बात होती है कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता है। तो अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पे बॉल रेस्ट पे पड़ी है, वो दोनों बॉल रेस्ट पे पड़ी हैं, तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो। ठीक है, तो उनका मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? जीरो। बट इनर्शिया कैन नेवर बी जीरो। ओके, अब लग गया समझ? इनर्शिया है उसके वेट के, उसके मास के कारण, ठीक है। उसका जितना मास होगा उसका इनर्शिया उतना है, ठीक है जी। अब इसके यूनिट बता दो मेरे को, कोई क्या होंगे? अगर ये वाला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू एम इंटू वी, तो इसका यूनिट क्या होगा? बहुत आसान। वेरी गुड श्रुति, अरबिन, शशांक, वेरी गुड। शशांक, मीटर पर सेकंड कैसे आ गया? किलोग्राम कहां गया? ये देखो, ठीक है। तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आपका यूनिट आएंगे किसके? मोमेंटम के, ठीक है जी, डन। ओके। अब मेरे को ये बता दो फिर, ये बंदा देखा आपने, देखा होगा कराटे वालों को बहुत बार करते हुए एक्सपेरिमेंट। वो ऐसे ब्रिक रखते हैं, उसको ऐसे इतनी जोर से मारते हैं और तोड़ देते हैं। संकेत एक स्टेप आगे है, MLT-1, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। तो ये देखते हो आप कि भाई जैसे ही ये बंदा इतने बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक्स को एक स्पीड से मारता है, ठीक है ना, गैप नहीं रखता बेटा। यदि वो क्या करता है, वो इतनी ज्यादा स्पीड से मारता है कि उसका हाथ का इतना ज्यादा मोमेंटम हो जाता है कि वो तोड़ देता है उसको। अगर आप ध्यान से देखो, कोई भी वीडियो देखते हो ना, तो वो 2-3 बार ऐसे ऐसे करके देखता है कि कितनी स्पीड से मेरे को मारना पड़ेगा ताकि ये पूरे का पूरा मोमेंटम बनाता है वो, और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। इसको हम और भी आगे जाएंगे, इस प्रिंसिपल का वैसे नाम है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, C ऑफ M। बहुत बड़ा अच्छा ये एक प्रिंसिपल है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ, ट्राई मत करना बेटा आप, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए होती है। अब मैं करने जाऊंगा तो मैं तोड़ दूंगा अपना हाथ, ठीक है ना, बिकॉज दे हैव डन इट ओवर सो मेनी टाइम्स कि उनको अभी स्पीड का कितने एंगल पे मारना वो सब पता होता है, ठीक है। ठीक है, अभी लिखना भी है एग्जाम। कराटे बाद में सीखना। सो न्यूटन सेकेंड लॉ क्या हमारे पास क्या बोलता है? ये कहता है कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। याद है हम पूछ के आए थे, हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज।
और हमने पढ़ा था कि फोर्स जितनी भी हमें लगाई थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी मास के और वेलोसिटी के, ठीक है, और कितने टाइम के लिए लगाई थी, ठीक है ना। ओके डन, ये हम चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। तो इसको इन्होंने नाम दे दिया चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मतलब अगर एक बॉडी का पहले कोई मोमेंटम था, किसी स्पीड से मूव कर रही थी, कितना उसका था, मास था, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, एक मिनट, हाँ, तो अगर एक बॉडी एक ट्रक है, उसका वेट है 1000 kg, ठीक है, वो 25 की स्पीड से मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2500, ठीक है। अब उसने स्पीड बना दिया 50, वेट तो सेम ही रह गया ना, मास तो सेम ही रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी 1000, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, मोमेंटम। ये भी क्या है, फाइनल मोमेंटम। ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर सकता हूं मैं इसको, ताकि मेरे को पता चले कितना चेंज ऑफ मोमेंटम आया। लग रहा समझ, क्योंकि मास तो सेम रहेगा बेटा, चेंज क्या हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। लग रही समझ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का एक कंसेप्ट पढ़ के आए, तो उसका क्या नाम था, क्या नाम था, वेरी गुड मोहित, एक्सेलरेशन। हरमन, हरसिमरन, ठीक है। तो अगर मैं इसको इस तरह से करने की कोशिश करता हूं, रुको एक मिनट। तो मेरे पास एक बॉडी है जिसका वेट है 1000, उसको मैंने, उसकी स्पीड कितनी चल रही है, उसको कितने से मल्टीप्लाई करूं, 25 से, ठीक है। कितना आता है मेरे पास, 25,000। अभी ये क्या है, किलोग्राम पर, नहीं, मीटर पर सेकंड। ये समय लग गई, डन। दूसरे पास मेरे वेट तो सेम ही रह गया, अब मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या चेंज कर दी, स्पीड कर दी। उस ट्रक की स्पीड अब 25 से 50 होगी, तो क्या चेंज आ गया, 50,000, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, इनविजिबल है बेटा, दिख नहीं रहा, सूचल, देखो ध्यान से, ठीक है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं, दिख रहा है, कईयों को दिख रहा है, कईयों को नहीं दिख रहा, लेट मी नीचे करने दो उसको। अब देखो, बीच में कर दिया अब तो, ओके ओके, यहाँ पे कर दे। तो ये तो दिख रहा है ना स्लाइड, ये तो दिख रही है ना स्लाइड बेटा। अच्छा, लेट मी शो इट एवर हियर। तो अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंट्रोल भी, ये भी नहीं दिखाई देगा आपको, रुको रुको, कोई खाली स्लाइड है नहीं मेरे पास। लेट मी शो इट ओवर हियर, एक मिनट, ठीक है, दिख रहा, ओके ओके। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो मेरे को, अब ये जो 25 से 50 हुई है स्पीड, ये किसी टाइम में हुई होगी। सपोज मैं इसको मान के चलता हूं कि मैं इसको 30 सेकंड में करता हूं, ठीक है, 30 सेकंड में इतनी सी चेंज करता हूं मैं। तो मैं, मतलब 0 से 30 सेकंड में मैंने इसको 25 से इसकी स्पीड 50 कर दी, या 1 मिनट में कर दी, तो डिवाइड बाय मैं कितने करूंगा, ठीक है ना। तो मैं इसको डिवाइड करूंगा बाय 60,
ठीक है। इन दोनों में जो चेंज इन मोमेंटम आया, चेंज इन मोमेंटम कैसे मैं बात कर रहा हूं, एक बार देखो एक दोबारा से। अब दिख रहा है बेटा, देखो। इट्स ओके। ओके। तो अभी मैं बात जो कर रहा हूं, देखो इसको ध्यान से समझो। मैंने क्या कर दिया है अब, इनिशियल मोमेंटम या इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी मेरी, u। ठीक है, ये मोमेंटम हो गया इनिशियल, और फाइनल को मैंने मान लिया v। ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल, इन दोनों में से, और डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है। ठीक है। ये किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल है, ये हम पहले करके आए थे। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोल रहा है हमारे पास, कि द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ का मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम। ठीक है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं कि मास को बाहर निकाल ले, तो अंदर क्या बनता है, v माइनस यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स। अगर इसको आप ऐसे भी रहने देते हो, m, ठीक है, ये इसको डेल्टा वी बना दें हम, चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू फोर्स। इट्स ओके, डन। v माइनस यू को आप डेल्टा वी भी लिख सकते हो। ठीक है, जितनी भी चेंज आई। अब आपको पता है डेल्टा वी बाय टी क्या होता है, दैट इज योर एक्सेलरेशन। अगर आप ये m इंटू ए डाल देते हो, तो आप बना देते हो इसको कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या बोलते हो उसको, न्यूटन सेकंड लॉ। ये सबको समझ है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बट अगर मैं यही यही चीज जो मैंने लिखा अभी यहां पे, इसको ऐसे ही रहने देता हूं और टी को इधर लेके चले जाता हूं, तो मेरे पास आता है m डॉट वी इज इक्वल टू एफ इंटू टी। ये समझ लगी आपको, अगर मैंने मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं किया तो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये वाली चीज, ये आपको आप ऐसे बोल सकते हो मोमेंटम। यस, या चेंज इन मोमेंटम है ना, मोमेंटम बोल सकते हो उसको। और ये एफ इंटू टी का नाम एक नई फिजिकल क्वांटिटी है, इसका नाम लिख लो इम्पल्स। इम्पल्स नॉट मोमेंट, इट्स इम्पल्स। और दोनों को बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस आगे जाके हम पढ़ेंगे, ये न्यूटन के सेकंड लॉ में ही आती है बेटा। ठीक है, तो हम दोबारा से करते हैं इसको एक बार, ताकि आपको समझ लग जाए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। ठीक है, तो हमने कहा कि वैसे फोर्स किसके इक्वल होती है, हम सबने पढ़ के आए कि न्यूटन लॉ सेज दैट मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन होती है, मान लिया भाई होती है। पर ये हमें ये भी तो बताता है एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल होती है। अगर हम एफ इंटू टी कर दें, मतलब उसी एग्जाम्पल में जो पिछली बार आपको बताई थी, एफ इंटू टी कर दें, ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आता है, एम इंटू डेल्टा वी। ये क्या है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। इसको बोलते हैं इम्पल्स, IMPULS, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। ठीक है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको देखने को मिलेंगे बेटा। ये सारे के सारे सेकंड लॉ के द्वारा ही एक्सप्लेन किए जाते हैं। बट ये दोनों मेथड है क्या बेसिकली, किस चीज के लिए ऊपर लगाए जाते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। अब आप मैं बोलूं कि इंपल्स के यूनिट क्या होते हैं फिजिकल क्वांटिटी में, कोई बता सकता है मेरे को, बताओ सकेत, बताओ बेटा श्रुति। न्यूटन मीटर, वेरी गुड हेमराज। एक सेम और फिजिकल क्वांटिटी के सेम यूनिट होते हैं, कोई ये बता सकता है कौन सी फिजिकल क्वांटिटी के सेम यूनिट होते हैं, वेरी गुड संकेत। एक और है बेटा, एक और है, बता दो। नॉट पावर, नॉट स्पीड, स्पीड के तो है ही नहीं।
नॉट पावर, नॉट फोर्स। बेटा ये टी टाइम है, न्यूटन सेकंड है, इसके मीटर नहीं आएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ये न्यूटन सेकंड्स हैं, न्यूटन डॉट सेकंड्स। इट्स इसके यूनिट उसके इक्वल नहीं आएंगे। वो जो आप बोल रहे हो साकेत, दैट इज, जो आप टॉर्क की बात कर रहे हो, दैट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, नॉट इनटू टाइम। ओके, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डी, ठीक है ना। डिस्टेंस, वर्टिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये आपके बन जाते हैं न्यूटन मीटर्स। न्यूटन मीटर एक और फिजिकल क्वांटिटी के होते हैं, उसका नाम है वर्क डन। उसमें भी आप फोर्स इनटू डिस्टेंस ही बोलते हो, ठीक है, डिस्टेंस, यस। ठीक है, तो अब आप समझ लग गया कौन सी दो क्वांटिटीज होती हैं जिनके सेम यूनिट है। बोथ टॉर्क एंड वर्क हैव द सेम यूनिट्स, नॉट इंपल्स। इंपल्स के यूनिट है न्यूटन सेकंड्स, न्यूटन seconds, not per second, it is Newton seconds. Okay, done. So we have done discuss this. impulse के यूनिट भी हमने डिस्कस कर लिए, न्यूटन सेकंड्स होते हैं। आगे चलते हैं हम, क्या रह गया हमारा। ओके, सो हम ये बात करते हैं, देखो चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहे थे। तो एक जो है, ये बंदा धक्का लगा रहा है आल्टो को, और ये बंदा लगा रहा है मर्सिडीज बेंज को, सी क्लास को। क्योंकि दोनों का मास डिफरेंट है, तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, आपने देखा होगा क्या, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब मेरे को बताओ, एक्सेलरेशन को अगर मैं रखना चाहूं, एक्सेलरेशन को मैं अगर ढूंढना चाहूं, तो मेरे पास क्या आता है, फोर्स डिवाइडेड बाय मास आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकता हूं। ओके ओके, कोई बात नहीं श्रुति, एक्सेलरेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब समझो कि अगर मैंने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी ड्यू टू फोर्स लगाने से, आप अब जब इसको फोर्स लगाओगे और ये आगे को बढ़ेगी, इसमें मोशन होगा, इसमें मोशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी आएगी, चेंज इन वेलोसिटी आएगी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन होएगी इस तरफ को, ठीक है ना। तो जब एक्सेलरेशन आएगी, ठीक है ना, तो दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। अगर मास ऑफ द बॉडी कम है तो एक्सेलरेशन ज्यादा आएगी, ऑफ कोर्स। ये देखो खुद, अगर ये छोटी जिसका मास कम है, इसको आप धक्का लगा रहे हो, तो ये इसमें एक्सेलरेशन कम होगी या ज्यादा आएगी इसके कंपैरेटिवली, बी कार के कंपैरेटिवली? खुद बताओ, ध्यान से करके बताओ बेटा, बताओ। ज्यादा, ठीक है ना। किस में, ए या बी में? ए या बी में? ए में, ठीक है ना। तो ए में, क्योंकि कार का वजन कम है, 600 किलोग्राम ही इसका वजन है, तो जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो एक्सेलरेशन होएगी, और इसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द अनदर कार जिसका वेट बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है, ट्रिपल से भी ज्यादा, 4 गुना से भी ज्यादा, सॉरी। ठीक है, लग रही समझ? तो जितनी ज्यादा मास उतना कम एक्सेलरेशन, जितनी ज्यादा फोर्स लगेगी उतना ज्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन के कम एक्सेलरेशन? बताओ। अगर मास एक ही है, दोनों इसी गाड़ी पे लगा रहे हैं, ये छोटी गाड़ी पे ही लगा रहे हैं, तो मैं फोर्स कम या ज्यादा कर रहा हूं तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन पे सेम को होगा या उल्टा होगा? यस, इंक्रीज होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन के, तो ये इंक्रीज होगा बेटा। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट केस सिनारियोस देख लेते हैं हम जल्दी से जल्दी। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर मैंने फोर्स 1 न्यूटन लगाई है, ठीक है, मास एक बॉडी के ऊपर, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी? डन, ये समझ लग गई? अगर मैंने मास सेम रखा है और फोर्स बढ़ा दी है, तो क्या होगा? इट विल इंक्रीज हो जाएगी, डबल हो जाएगी। जितना मैं न्यूटन बढ़ाऊंगा उतनी इंक्रीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं हाफ कर देता हूं फोर्स को तो क्या होता है? फोर्स भी, सॉरी एक्सेलरेशन भी उतनी ही कम हो जाती है। डन। ओके। तो जैसे ये एग्जांपल भी ले रहा हूं मैं सेम टू सेम, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर मैं मास कम है तो एक्सेलरेशन होगी ज्यादा, और अगर मैंने इसके ऊपर यही कार्ड को अच्छे से भर दिया तो सेम फोर्स लगा रहा हूं, मास है ज्यादा अब, तो एक्सेलरेशन होगी कम। यही आपको एग्जांपल बता रहा हूं मैं, ठीक है ना। यस, गुड गुड गुड। सो वी वर डूइंग दिस, हमने ये कर लिया था। आगे चलते हैं, ये देखो अब आ गया इक्विवेलेंट मोमेंटम्स। इसका क्या मतलब है? देखो, ये चीज बोलती है कि अगर आपके पास बस है 9000 केजी, उसका वेट है और स्पीड उसकी है इतनी, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? अगर मल्टीप्लाई करते हो तो इतना आता है, ठीक है। ओके। सेम अगर कार है बट उसका वेट है कितना, 1800 केजी, और गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है? इतनी स्पीड से चल रही है, तो इसका मोमेंटम भी सेम रहेगा। और अगर एक ट्रेन है जिसका मास कितना ही ज्यादा है और वेलोसिटी बहुत कम रखी हुई है, तो इसके ऊपर अगर हम देखेंगे कि ये क्या है, मोमेंटम तीनों का सेम है। अगर मेरे को बताओ, तीनों को मैं रोकने के लिए बोलता हूं, तो तीनों कितने डिस्टेंस पे, किसका मोमेंटम, मतलब अगर हम देखें तो कौन पहले रुकेगा इन तीनों में से? सी। कोई बस को भी बोल दो, कार, कार को भी बोल दो कोई। यस। तो बेटा आप सारे ही बच्चे गलत हो, ठीक है। वाई? इसको पढ़ लेना। Because all have different masses and their momenta are the same, ठीक है। The difficulty in bringing each to rest in terms of combination of force required would be the same since each have the same momenta, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है? तो एक जैसी स्पीड, एक जैसा मोमेंटम है, स्पीड देखो तीनों की डिफरेंट है, मास भी डिफरेंट है, बट क्योंकि स्पीड डिफरेंट है, ये एक जैसे ही एक साथ ही रुकेंगे, ठीक है। क्योंकि तीनों का मोमेंटम क्या है? सेम है। तीनों का अगर मोमेंटम सेम है तो उसको रोकने के लिए भी उतनी ही फोर्स लगेगी जितनी की इंडिविजुअली लगानी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि तीनों एक स्पीड के साथ ही रुकेंगे, अलग अलग स्पीड के साथ नहीं रुकेंगे, ठीक है। क्योंकि तीनों का मोमेंटम क्या है? सेम, ठीक है। तो एक डिस्टेंस है, अगर हम 50 मीटर्स बोलते हैं, 5 मीटर्स बोलते हैं सॉरी, तो सारे 5 मीटर्स के अंदर अंदर ही रुक जाएंगे, ठीक है जी। क्योंकि इनका मोमेंटम सेम है, ठीक है। अब हमने जो इमल्स इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम की थी, ये वाली देखो, ये पढ़ा था ना, एफ इंटू टी एम इन डेल्टा वी, इसको बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या बोलते हैं हम? इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आपने देखा होगा जब लोग बॉक्सिंग खेलते हैं ना, तो जब मुक्का पड़ता है एक प्रतिद्वंदी को, ठीक है ना, एक मुक्का मुक्का पड़ता है ऑपोजिशन वाले को, तो वो बड़े आराम से मुक्का नहीं खाता कि मजा आ गया, मुक्का खा गया मेरे को, है ना। तो वो क्या करेगा? वो अपनी बॉडी को उसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसी तरह से, इस तरफ को अगर पड़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में मूव करता है आप, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि अगर वो स्थिर रह जाएगा बेटा तो वो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। यस यस, सेम टू सेम आर्नोल्ड। तो वो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगी। इधर देखो, अगर मैं देखिए, दिस इज टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। मास तो सेम ही रहेगा क्योंकि मुक्के का मास थोड़ा चेंज होने वाला है। चेंज किसके ऊपर पड़ेगा? फोर्स ऑफ इम्पैक्ट में, ठीक है ना। तो अगर मैं टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा देता हूं तो फोर्स क्या लगेगी? बहुत कम लगेगी। तो मुक्के की जितनी जल्दी जल्दी जितना जोर से मारा होगा, अगर आप उसी डायरेक्शन में मूव कर जाओगे, ठीक है ना, तो आपको फोर्स कम लगेगी। ये सबने करके देखा, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। सब लोगों को टीचर से ना वो स्केल पढ़ा था, स्केल पढ़ा था ना, स्केल पढ़ते होते थे जब वो वैसे मारते होते थे आपके ऊपर, स्केल मारते होते थे मैम आपके टीचर, जब आप नहीं पढ़ते थे, है ना। तो जब आपको सोटी पढ़ती थी या स्केल पढ़ते थे, है ना, तो आप क्या करते थे? व्हाट डिड यू डू? आप हाथ नीचे कर देते थे, तो टीचर कहता था ऊपर कर और ऊपर कर, ताकि
आपको ज्यादा, अगर आप नीचे नीचे कर रहे हो, देखो नीचे कर रहे हो, जैसे जैसे वो मारेगा, इसको क्या आ रहा है, टाइम लग रहा है आपके तक पहुंचने में, तो फोर टाइम ऑफ इम्पैक्ट आपने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे आपने टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा दिया, ये देखो टी वाला काम। यस यस, वेरी गुड हेमराज। ठीक है, तो अगर आपने टी बढ़ा दिया, टाइम ऑफ इम्पैक्ट को बढ़ा दिया है, तो आपके ऊपर फोर्स जो लगेगी वो बहुत कम लगेगी बेटा। ये समझ लग गया ये कंसेप्ट? इट इज दैट इजी। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। ठीक है ना, दिस इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? ओके, गॉट इट सर, चलो बढ़िया। तो ये भी अब बैन हो गया कोई बात नहीं, हमने तो बहुत खाए हैं बेटा अपने टाइम पे। चलो, अगर ये ट्रक, ये जो ये तूड़ी होती है, पता, हे स्टैक जिसको बोलते हैं, अब इसकी हिंदी नहीं आती मेरे को, हमारे पंजाबी में तो उसको तूड़ी बोलते हैं। व्हाट इज इट कॉल्ड इन हिंदी? वो जो चारा, चारा बोलते हैं इसको। अच्छा, तो ये चारे का जो ढेर होता है, देखो, अगर एक चारे का ढेर में अगर एक ट्रक आगे बजे, तो एकदम से वो, उसको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि जब ये इससे टकराएगा तो चारा इसके साथ ही आगे को तरफ चल पड़ेगा। ठीक है ना, तूड़ी है ना, तो जो चारा है या तूड़ी है उसके साथ ही आगे तरफ चल पड़ेगी। तो व्हाट वी हैव इंक्रीज्ड, टाइम ऑफ इम्पैक्ट। जब टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज हो जाएगा बेटा, तो जो फोर्स ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। आर यू अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट दिस नाउ? तो वही अगर आप अंबुजा की दीवार पे जाके मार रहे हो, अंबुजा सीमेंट की दीवार से मार रहे हो, आपने देखी होगी वो एड, ठीक है ना, तो वो पूरे का पूरा पिचक जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट को है बहुत कम है, इसको टाइम नहीं मिला इम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है जी, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज वेरी, बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सेम टू सेम कंसेप्ट आप इसमें भी लगा सकते हो। ठीक है, यस फॉडर, क्या बात है मोहित राज सावत, क्या बात है यार, गुड, शाबाश। तो इम्पल्स मोमेंटम रिलेशनशिप हम जब इसमें भी लगा सकते हैं कि ये जो पहले जमाने में ना बहुत बड़ी बड़ी तोपें आती थी, तो अगर तोप का अगर हम सेम रखे, डायमीटर भी सम रखे, फॉर द सेम फोर्स, ठीक है ना, फॉर द सेम फोर्स वाई इज द स्पीड ऑफ कैनन बॉल ग्रेटर व्हेन शॉट फ्रॉम ए कैनन ऑफ लॉन्गर बैरल। इसका मतलब क्या है कि जो तोप होती है, अगर हमारे में चार पांच तोपें रखी हों, तो एक जो सबसे बड़ी तोप होगी जिसका मुंह मुंह तो सबका सेम है, बट लेंथ जिसकी ज्यादा होएगी, तो वो कहते हैं कि ज्यादा दूर तक वार कर सकती है। इसका क्या कारण है? इसका कारण बेटा ये है कि अगर सबका मुंह सेम है, कि सबके अंदर एक जैसा गोला पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप आग लगाते हो, तो ये तोप लगाते हो, तो एक जैसा गोला तीनों में पड़ता है। सबकी क्या डिफरेंट है, लेंथ डिफरेंट है। इसकी लेंथ इतनी है 5 मीटर, एक की है 3 मीटर, एक की है 2 मीटर। ठीक है, तो किस में कहता है जी ज्यादा दूर जाएगी, हमेशा इसके वाले में ज्यादा अंदर दूर जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि अगर देखो सेम फोर्स लिखा हुआ ना, तो फोर्स तो रहेगी सेम, और मास भी जो गोले का मास है उसका आकार भी सबका सेम है। तो किस पे डिपेंड करेगा, देखो, चेंज इन वेलोसिटी पे और टाइम पे। ठीक है ना, तो जितनी देर ये गोला इसके अंदर रहेगा, उतनी ज्यादा उसके अंदर किसकी क्या आएगी, स्पीड आएगी। जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी, उतनी ज्यादा दूर तक वो मार कर पाएगी। ठीक है, ओके। तो ये अच्छा पॉइंट बताया है, क्या नाम है, लेट मी, हाँ जयदीप ने, जयदीप ये भी बोल रहे हैं, यस, जो स्नाइपर राइफल्स होती हैं, स्नाइपर तो देखा होगा आपने, ठीक है ना, वो बहुत लंबी होती है बेटा, क्योंकि उसको दूर तक मार करना होता है। और जो स्टेन गन होती है वो छोटी होती है कंपैरेटिवली, क्योंकि उसमें आपको प्रिसीजन नहीं चाहिए, उसमें क्या आपको गोलियां बखेरनी है हर तरफ की तरफ, तो वो छोटी होती है। ठीक है, इसीलिए अगर आपको ज्यादा दूर मार करना है, तो आपको ज्यादा टाइम उस गोली को उसके अंदर रहना पड़ेगा, बैरल के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए जितना देर तक ये जो इस गोला है इसके अंदर रहेगा, उतना टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ेगा और उतनी स्पीड के साथ वो बाहर की तरफ मूव होगा। पबजी में अब तो बंद हो गया बेटा, मोदी साहब ने तो वो भी सहारा नहीं छोड़ा बेरोजगार यूथ का। आप सबने मनाया कल बेरोजगार दिवस?
It was trending topic in the Twitter. गुड गुड गुड, चलो अच्छी बात है। इसीलिए आपके जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो आपके कार, हाँ, तो तभी तो बनाया सबने बेरोजगार दिवस, ठीक है? बट यू डोंट हैव टू गिव इट टू देम, ओके? सो पहले रीजन ढूंढो। बीइंग एन आईएएस ऑफिसर यू हैव टू बी रीजनेबल, ठीक है ना? तो बहुत लोग आगे आपके साथ यही बोलेंगे, सर जी हमें तो मार दिया, हमें तो ये कर दिया, हमें तो वो कर दिया। आपको निष्पक्ष रहना है, ठीक है? दोनों का हिस्सा सुनना है, और फिर अगर कोई खराबी कर रहा है तो उसको सजा देने का हक है आपको, ठीक है जी? तो ये आपके पास पावर होती है बेटा, आपको कोई हिला नहीं सकता। अगर आप यूपीएससी में आईएएस ऑफिसर बन जाते हो, तो आपको कोई ऐसा नहीं है कि कोई आएगा भाई डिसमिस कर दिया तेरे को। योर अपॉइंटमेंट लेटर हैज इज डन थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपको अपॉइंटमेंट लेटर आता है उसको आप ऊपर लिखा होता है, पर देश के प्रधान सॉरी प्रेसिडेंट जो होते हैं, आपको ये सूचित किया जाता है कि आपकी जो, बड़ा हिंदी आती है, मेरे को इतनी हिंदी नहीं आती, पर वो हिंदी में आती है लेटर, और उसमें आता है कि आपको सूचित किया जाता है कि आपको ये इस पद पे नियुक्त किया जाता है विद द ऑर्डर एंड द सील ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो बहुत पावर होती है बेटा आप में। तो पहले उसके काबिल बनो, ठीक है ना? या प्योर हिंदी में आती है लेटर। तो आई डू, मेरे को याद थी पहले, अब मेरे को ये नहीं याद, बहुत पहले मेरे को याद थी ये सारी की सारी लेटर्स। तो यू नीड टू हैव दैट मच, कुछ ना कुछ जरूर देखा करो बेटा रोज, जिसके आपकी इंस्पिरेशन मिले, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे यू हैव गॉट इंप्रेशनेबल माइंड्स। आपकी, जैसे मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ, यू हैव ए गॉट ए क्लीन स्लेट। तो आप में बहुत कैपेसिटी है लर्न करने के लिए। आप इतने क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप, मैं आंसर देता थक जाऊंगा, आपके क्वेश्चन नहीं खत्म होंगे। इतनी ज्यादा पावर है आप में। तो बट होगा क्या, एक, जब ये टाइम हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8 महीने, 10 महीने, 1 साल, है ना? तो वही चीज़ तो रहेगी, चीज़ें तो वही रहनी है, पॉलिटी भी वही रहनी है, साइंस भी वही रहनी है। आपको लगेगा यार ये तो पहली बार जितना मज़ा नहीं आ रहा, है ना? कि मैं इतना कुछ सोच पा रहा था। अब दूसरे से तीसरे साल में जाओगे, यार ये तो वही रिपीट हो रहा है। कुछ चेंज नहीं आ रहा। इवन न्यूज़पेपर में उठा के देखोगे, तो बोलो यार कब, मोटा-मोटा काम तो वही चल रहा है ना, ठीक है ना? कोई किसी की सीट हिला देता है, कुछ में वो हो गया, कोई प्रेसिडेंट में कोई पावर्स की बात करती है, कोई ये चीज़ बात आ गई है, तो मोटा-मोटा खेल सब कुछ सेम ही चल रहा है। ये जब अंडरस्टैंडिंग आएगी ना बेटा, तब आपको यूपीएससी निकालने के काबिल हो गया, ठीक है ना? तो ये एक दिन में नहीं आती अंडरस्टैंडिंग ये, इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने खुद बताया आपको कि आई यूज्ड टू स्टडी 4 टू 5 आवर्स, सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता था मैं, सिर्फ न्यूज़पेपर और कुछ नहीं, सिर्फ द हिंदू न्यूज़पेपर घर लगाया हुआ था ₹15 का। घर वाले बोलते थे तू कल ही पढ़ेगा बस, लगता है इसको। 2 चीज़ें पढ़ता था मैं। एक था क्या कहते हैं न्यूज़पेपर, और एक था मेरे पास, मैंने लगाए थे योजना एंड कुरुक्षेत्र, ठीक है ना? ये ऐसे में बेटा इतनी हेल्प करते हैं ना आपकी, इससे ज़्यादा कोई भी नहीं कर सकता। अभी ₹10 का है ना? ओके। मेरे टाइम पे 15 था। शायद 15 का 1 दिन आता था संडे, बाकी सारे दिन 10 का ही हुआ। आई डोंट नो एग्ज़ैक्टली, पर बड़े पैसे दिए मैंने, बड़े पैसे उजाड़े हैं। तो इसका एक फ़ायदा ज़रूर होगा बेटा आपको, अगर आप पढ़ती हो ना, इसको अगर ध्यान से किसी चीज़ को भी पढ़ोगे ना, तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। इट इज़ हैज़ गॉट अनलिमिटेड रिसोर्सेज़। तो बेसिकली अगर आप नोट्स भी नहीं बनाते हो, मैं नहीं बनाता था नोट्स, मैं सिर्फ़ अखबार पढ़ता था, मेरे को पता लग जाता था कि ये चीज़ काम की है, ये चीज़ काम की नहीं है, ठीक है ना? तो यू शुड मेक नोट्स, नॉलेज इज़ पावर। तो आपको, फिर आपको खुद लगेगा जब आप किसी तीसरे बंदे से बात कर रहे होगे ना, तो वो बंदा बोलेगा यार मोदी जी ये, मोदी जी वो, मोदी जी ये। बट आप इसको इस तरह से नहीं देखोगे, ठीक है ना? आप इसको देखोगे कि यार गवर्नमेंट के पास इतना रेवेन्यू आया, ठीक है? इतना उसके पास रेवेन्यू शॉर्टफॉल था, इतना रेवेन्यू उसने इकट्ठा करना था पर नहीं कर पाए ड्यू टू डिसइन्वेस्टमेंट, इतना अच्छा नहीं हुआ, ठीक है ना? इस ये देखो लेवल ऑफ रीजनिंग क्या हो रही है। अब आप मोदी को, गवर्नमेंट को कोऑपरेट नहीं, आप मोदी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हो, यू आर टेकिंग द थिंग ऑन इट्स फैक्ट्स कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना? नाउ यू विल से कि भाई ग्रॉस वैल्यू एडेड कम था ड्यू टू कोविड, ड्यू टू इंडस्ट्रियल शटडाउन, इसके कारण इसको रिकवर होने में इतना टाइम लग सकता है, ये प्रिसिजन है। दिस इज द असली, ये बात आपके जब जब दूसरों से डिस्कस करोगे तो दूसरे बोलेंगे इसको पागल हो गया यार ये क्या बातें बोल रहा है, इसको मोदी का पता नहीं चल रहा।
मोदी कितना खराब है, मोदी वो खराब है, मोदी ये खराब है। अरे ये काम करना तो ये तो आम जनता करेगी भाई, ये आप क्यों कर रहे हो? ठीक है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। अगर यही सुनना है यूपीएससी वालों को, तो वो तो चैनल रिपब्लिक भारत लगा लेंगे। ठीक है ना, यही सुनना तो यार, नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो ये चीजें आपने क्रिटिसाइज नहीं करना। यू आर ए ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, और आप ये नहीं बोलते, आपका दिल कभी नहीं बोलता भाई क्यों भागना है। ठीक है ना, क्यों मैं धड़कूं, मेरे को कौन सा मिल रहा है कुछ। ठीक है ना, तो वो धड़कता ही है। तो सिमिलरली यू आर द ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, यू कैन नॉट क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है ना, तो जस्टिफाई करना सीखो हर चीज को, स्टैंड को। ये नहीं मैं कहता कि सभी नीतियों का आप विरोध ही ना करो, बिल्कुल गवर्नमेंट ठीक है तो ठीक है, नहीं। होता है कई बार। अब यूपीएससी में जो टॉपर रहे हैं कन्नन गोपीनाथन, आपको पता होगा, ही वाज ए आईएएस ऑफिसर। तो जब ये सीए का बिल आया तो उन्होंने विरोध किया। कहता कि जब मैं एक आईएएस ऑफिसर हूं तो आई कैन नॉट, इट डजंट इट नोबडी लॉज मी, या मेरी जो अपनी रिस्ट्रिक्शन है ड्यूटी की, ठीक है ना, वो एथिक्स है, वो मेरे को इजाजत नहीं देते कि जो मेरे को एम्प्लॉयमेंट दे रहा मैं उसको, मतलब जिस थाली में खाता हूँ उसको ऊपर छेक करूं। ठीक है ना, बट उसने जब आईएएस का नौकरी छोड़ी और उसके बाद उसने सीए का तो जोर विरोध किया, तो कोई इसको रोक नहीं सकता था। नोबडी कैन टेक एनी एक्शन अपॉन हिम। क्यों? क्योंकि वो उसकी अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ, ये बहुत चीजें होती है, बड़ी बात होती है। लेट डिस्कस हिम, ये तभी आपको थोड़ा थोड़ा डोज देता रहता हूं मैं, ताकि आप इंस्पायर होते रहो कि ये लंबी खेल है, ये अभी आपको लंबे खेल के घोड़े बनना है। ओके, तो पहले हार्ड वर्क करो, करना सीखो। ठीक है, तो ये जो आप डिस्कस करते हो ग्रुप में, और क्या बातें कर रहे होते हो ग्रुप में, इतनी मत करा करो यार। ठीक है, जो काम की बातें हैं वो करो डिस्कस, कि सर ये आज सर ने पढ़ाया, इसका एक और इम्प्लीकेशन क्या होता है। ये कोई भी नहीं डिस्कस करता उनमें से, मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, तो डिस्कशन अगर आपने ग्रुप में करनी है तो ये वाली चीजें वो करी करो। सो बेटा, अब आपकी क्लास खत्म होने जा रही है, लेट मी फिनिश अप दिस टॉपिक। तो कल से हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो हमने देखा कि एयर बैग्स जो आपकी ऑटोमोबाइल्स में लगे होते हैं, वो किस लिए लगाए जाते हैं? जब आपका एकदम से एक्सीडेंट कभी ना हो, वैसे तो जब हो जाता है तो एकदम से वो गुब्बारा सा नहीं फूल जाता, तो आपके टाइम ऑफ इम्पैक्ट को क्या कर देता वो, इंक्रीज। अगर वो गुब्बारा नहीं होता तो आपका सिर सीधा बचता जाके हैंडल पे, और बहुत ज्यादा इंजरी आ सकती थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये आपके एयर बैग्स का यूजेज होता है। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से जब भी जिम्नेजियम वाले भी जो वो करते हैं, पोल वॉल्टिंग करते हैं। पोल वॉल्टिंग देखा, वो जब सोटी से ऊपर जाके ऊपर से जाके गिरता है नीचे, तो नीचे क्या रखा होता है, स्प्रे रखा होता है ना, कोई बेड बोर्ड सा सॉफ्ट से गद्दे रखे होते हैं, ताकि जब वो मैट्स रखे होते हैं, नॉट मैट्स एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा फ्लफी मैट्स रखे होते हैं ना, तो जब उसके जाके ऊपर गिरता है, गद्दा के ऊपर गिरता है, तो गद्दे के ऊपर गिरोगे तो आपको चोट नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगती चोट जब आप गद्दे के ऊपर गिरते हो? आप सबने खेला होगा अपने भाई बंधुओं के साथ में। हमारे को बड़ा चाव होता था यार, हमारे टाइम पे ना WWE नई नई आई थी। तो WWE नई आई तो जब मम्मी बाहर होते थे तो हम दोनों ने WWE खेलते होते थे, मेरा और मेरा छोटा भाई। तो हम जो बेड के ऊपर चढ़ के एक दूसरे को चौक स्लैम, फलाना स्लैम, बड़े बड़े आते थे यार, बड़े डालते थे हम, तो बड़ा मजा आता था। कोई चोट तो लगती नहीं थी, याद है? कि मैं अकेले खेलता हूँ। कभी नहीं खेला सुपरमैन पंच। गुड गुड गुड। तो ये सारी चीजें होती है बेटा। रोमन ड्रीम फेमस, हाँ। कैचिंग द बॉल में भी आप यही करते हो, क्रिकेट बॉल को कैसे आप कैच करते हो, ये देखो, इसी तरह से कैच करते हो। ये देखो, टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे भी टाइम ऑफ इम्पैक्ट इंक्रीज कर रहे हो। अगर मैं बॉल को सीधा पकड़ने जाऊंगा तो आप या तो कैच छोड़ दोगे, पेडिग्री। यस वही, तो यहाँ फिर आपको ज्यादा चोट लगेगी आपके हाथ को, सुप्लेक्सिटी। अरे सारे बड़े बड़े हो तुम तो, हैं? बस करो। ठीक है, ओके। सो लास्ट ये एग्जांपल भी देख लो, जो लॉन्ग जंपर होते हैं, जब ये गिरते हैं तो ये गिर के आगे की तरफ करने की कोशिश करते हैं हमेशा, ताकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाया जा सके। ये भी टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ाया जा सके। डन? ओके बेटा, सीट बेल्ट का भी यही यूज होता है। चले आगे, बस करो। ओके, सो वी हैव डन। कल हमारा बस न्यूटन्स थर्ड लॉ रह गया थोड़ा सा। इट विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्लास में, जब भी नेक्स्ट क्लास लगेगी आपकी,
इसके बाद हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ठीक है? प्रोजेक्टाइल पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे और सर्कुलर मोशन के बाद टॉर्क पढ़ेंगे, ठीक है? सर्कुलर मोशन में आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आएगा, ठीक है? नेक्स्ट उसके बाद वी विल डील विद ग्रेविटेशन, ठीक है? कौन-कौन सी ऑर्बिट्स होती हैं, ग्रेविटेशन क्या होती है, ठीक है? ये पढ़ के फिर विल मूव टुवर्ड्स ये नीड्स क्या होती है, टाइड्स क्या होती हैं, ठीक है? ऑर्बिटल मोशंस ये सारा पढ़ेंगे, ठीक है? ओके? डन बेटा? नेक्स्ट क्लास में वी विल ट्राई टू फिनिश फोर्स, फिर हमें वर्क, पावर, एनर्जी और सोर्सेज ऑफ एनर्जी करना है। देन वी विल ट्राई टू फिनिश मोस्ट प्रोबेबली इन नेक्स्ट 4 टू 5 लेक्चर्स, 5-6 लेक्चर्स में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे सारी की सारी फिजिक्स। मोस्टली खत्म हो ही चुकी है, ठीक है? फोर्सेस भी खत्म हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा और खत्म हो जाएगा। फिर हम इसकी स्टार्ट करेंगे आपका, आप बताओ नेक्स्ट क्या स्टार्ट करना चाहते हो? यू वांट टू स्टार्ट इकोलॉजी और यू वांट टू स्टार्ट ज्योग्राफी? बताओ। इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी। तो एक हम देख लेंगे इसको क्या करना स्टार्ट। मेरे पास दोनों की बनी पड़ी है, ज्योग्राफी भी बनी पड़ी है, इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम, एंड मेरे पास इकोलॉजी भी बनी पड़ी है, तो इकोलॉजी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक देख लेंगे हम किसी दिन कौन सी स्टार्ट करनी है। मैंने पोल नहीं कंडक्ट कराया बेटा। तो बेटा वो ग्रुप में शेयर हो जाती है, ग्रुप में आप देख लिया करो, ग्रुप में शेयर कर दिया करो बाकी बच्चे, ठीक है? जैसे दीपांशु सर है ना, दीपांशु सर सर हर ग्रुप में शेयर कर देते हैं, बट क्योंकि मैम हर ग्रुप में ऐड नहीं है, आप मैम का नंबर लेके उनको ऐड कर लो अपने ग्रुप में, वो उनको बोल दिया करो कि मैम हमें भेज दिया करो नोटिफिकेशन, फिर आप ग्रुप में सेंड कर दिया करो सबको, ठीक है? जिसके पास भी आ जाती है वो सेंड कर दिया करो नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू बेटा। नाउ इट्स फॉर योर नेक्स्ट क्लास टाइम। बाय बाय।